राज, राहुल, आओ भाई, गाना सुनाते हैं तुम लोग को। गाना सुनाओ। अब इसी गाने का दूसरा वर्जन सुनो। जहाँ जहाँ आजकल मैं हाथ रखता हूँ, वही वही डबल ट्रिपल मैं कर लेता हूँ। रोज रोज सोचता हूँ क्या नया मैं लूं, कोई भी बता दे कुछ भी जाने नहीं दूं। संभल संभल के यहाँ पे पाँव रख तू, सालों की कमाई मिनटों में हो जाती छू। एसएमई और आईपीओ से बच के रहना तू, पेनी स्टॉक से आ रही है बड़ी बड़ी बू। लॉन्ग कम निवेश से ही फैले खुशबू, इतनी सी समझ के बात आसमां को छू। संभल संभल के यहाँ पे पाँव रख तू, फिर कभी न कहना विजय टोका नहीं क्यों। इनका इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं है, फिर भी इट इज माय ड्यूटी टू इंट्रोड्यूस हिम फॉर्मली बिफोर यू। Sri Vijay Kedia ji is a private investor in the stock market, having experience of more than 3 decades. Kedia ji is a commerce graduate born and brought up in Kolkata, joined the stock market with zero capital. Some of his investment have been appreciated 100 times in the last 15 to 20 years. One of his investment has given him 16,400 times return. He has been a key speaker in many business schools, including IIM Ahmedabad, IIM Bangalore, IIM Amritsar, and London Business School. He has been TEDx speaker twice. In 2017, Kedia ji was conferred with a doctorate degree. He has written and sung many songs on investing to educate new and small investors. एक तो उदाहरण आप लोग देखा ही अभी। Recently, he was given an award for AC Investor by Honorable Ministers Sri Piyush Goyal ji and Sri Devendra Fadnavis ji. Now, I request Sri Ashok Agarwal ji, past President BIPCA, to come forward and felicitate with Kedia ji with a flower bouquet. We are running late. Don't investing other time. I hand over mic to the moderator, Sri Raj Singhania. Thank you, Ajay ji. I have been interested. Hello. Yes. I have been entrusted with this task of moderating this session with Vijay Kedia ji. And what I am proposing is that we will make this session quite interactive, wherein there are plethora of questions for him, and he will be answering those replies. And I think with this, the entire queries of the audience or what the audience want to know from him will automatically come through. And after that, if anything remains, the audience will be free to put up their questions before him. सर, आपका गाना तो बहुत अच्छा लगा, आप ज़बरदस्त गाते हैं। मैंने सुना है आप लिखते भी खुद ही है, गाते भी खुद ही हैं, आपने पूरा सेटअप बना रखा है अपने घर पे, बहुत अच्छी बात है सर। वी नो यू आर फ्रॉम कैलकाटा एंड विद अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। सर, हम थोड़ा आपका लाइफ जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। यू स्टार्टेड फ्रॉम दिस उमेश चंद्र कॉलेज एंड देन यू रीच्ड अप टू लंडन स्कूल ऑफ बिजनेस। तो हाउ दिस जर्नी हैज़ बीन विद द फ्लो ऑफ दिस स्टॉक मार्केट एंड एवरीथिंग, कैसे आपने ये सब किया सर?
सर बड़ा सिंपल है, वो बिहार के कौन से गांव से दीपक जी, बजाज जी दिल्ली पहुंच सकते हैं और वहां पहुंच सकते हैं, तो मेरे लिए तो पिक्चर अभी बाकी है। तो ये तो ऐसा ही है सर, ये तो समझिए प्रकृति का देन है, ये ईश्वर का आशीर्वाद है। और जैसे दीपक जी ने बताया कि बिलीफ लक की बात है, तो मैं भी कई जगह कोई मेरे को पूछता है तो मैं ये बोलता हूँ भैया, कोई पूछता है ना तुम्हारे लक का कितना हाथ है, तो मैं तो ये बोलता हूँ 150% लक का हाथ है। देखिए सर आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। नहीं सिंपल बात है, तो आपके पास तो फिर भी सरस्वती, जैसे दीपक जी ने बोला कि ज्ञान तो आपसे कोई चुरा नहीं सकता है, ज्ञान तो आपसे कोई ले नहीं सकता है। तो मैंने तो पढ़ाई भी नहीं कर पाया, तो ट्रायल एंड एरर से सारा सीखा, तो जो भी मिला वो तो इसका मतलब फिर प्रकृति ने दिया, ईश्वर ने दिया। तो मैं बोलता हूँ 150% लक है, 50% जो स्टुपिडिटी मैंने की उसके बावजूद भी अगर 2 कदम ऊपर बढ़ा मेरी लाइफ में, 1 कदम भी अगर आगे बढ़ा स्टुपिडिटी के बावजूद, तो 50% उसके मार्क्स काट दो आप, तो 100% लक हो गया, मतलब ये। तो ऐसा है। नहीं सर, जैसे कि आप इसके पहले जब कलकत्ता में पढ़ाई कर रहे थे, फिर देन यू आर एस्पायरिंग फॉर हायर एजुकेशन, नहीं कर पाए, देन यू रीच टू बॉम्बे, फिर उसके तो मार्केट में सर आपका इंटरेस्ट कैसे बना और हाउ यू रीच टू मार्केट? मार्केट में ऐसा इंटरेस्ट बना जी, वो आप बोल सकते हैं आउट ऑफ कंपल्शन समझिए। वो हुआ ऐसा था कि जब मैं 14 साल का था, तो 10th क्लास में था मैं, तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, तो और मेरे को एग्ज़ाम देने का था 3-4 महीने बाद, तो एग्ज़ाम में मैं फ़ेल हो गया 10th क्लास के अंदर में। तो अपने लिए तो पढ़ाई का पूरा सब बंद हो गया, सारे रास्ते बंद हो गए थे। तो मेरे कोई रिलेटिव थे, तो उन्होंने जाकर वो हेडमास्टर को बताया कि भाई इसके पिताजी की मृत्यु हो गई, तो इस बोलकर शायद ये सच बात तो ये थी, मेरा पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था मेरा, सच बात तो ये है। तो उन्होंने जाके बताया कि इस बोलकर इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया होगा, तो आप इसको ज़रा वापस चांस दीजिए। तो उन्होंने आउट ऑफ सिंपैथी उन्होंने मेरे को वापस चांस दिया, और वापस क्या चांस दिया, वो पेपर भी बेचारे ने खुद ऐसे ही सेट किया कि मैं किसी तरह से पास हो जाऊँ आउट ऑफ सिंपैथी से। तो वो वहाँ से मैं वो पास हुआ वहाँ पे, और फिर मैंने समझिए आस्ते आस्ते फिर मैंने ग्रेजुएट किया। लेकिन उस दिन मेरे को एक बात समझ में आ गई, और क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो वो माहौल थोड़ा सा कई फैमिली में बहुत अच्छा होता है, कई फैमिली में बहुत अच्छा नहीं होता है। तो मेरे लिए वो भी वरदान सिद्ध हुआ समझ लीजिए आप। तो हम लोग का घर का माहौल थोड़ा अच्छा नहीं था, और हालत ऐसे थे कि समझिए एक टॉयलेट में 21 आदमी जाते थे एक टॉयलेट यूज़ करते थे 21 आदमी। तो वो भी एक फन था, वो भी एक एडवेंचर था उस समय का। तो उस दिन मेरे को 12 दिन के अंदर मेरे को ये बात समझ में आ गई, और कुछ समझ में नहीं आया कि वो पिताजी गए हैं, ये समझ में आ गया कि मेरे को जल्दी से जल्दी अपने पैरों पर खड़ा होना है। नहीं तो हम लोग 4 भाई बहन थे हम लोग, तो ये समझ में आ गया, नहीं तो अपने आगे विपदा आने वाली है, ये घर के कारण इन द सेंस ऐसा समझ में आ गया था। तो उस समय मन में बस खाली एक ही बात था कि शेयर बाजार एक ऐसा काम है जो आप बिना एजुकेशन के और बिना फाइनेंशियल माने बिना कैपिटल के आप कर सकते हो, जो सट्टाबाजी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये समझ में आया कि मैं ट्रेडिंग का काम जो है उसमें, क्योंकि पेमेंट का लेन देन होता था 15 दिनों के अंदर में, आजकल जैसे T+1 है और T+2 इन्वेस्टमेंट में, उस समय 15 दिन का क्लियरिंग मिलता था। तो ये समझ में आ गया 15 दिन के बीच में अपने को लेवरेज करने का मैंने मौका अपने को। तो इस दिन ये समझ में आया कि मैं शेयर बाजार का काम करूँगा। तो मैं मेरे दादाजी के साथ में वहाँ पर वहीं बैठ के मैं वो सट्टेबाजी का मॉक ट्रेडिंग करता था। तो उस दिन ये डिसाइड हो गया मतलब कि मैं शेयर बाजार का काम करूँगा। तो वहाँ से फिर मेरे को ये हुआ, शेयर बाजार का मेरा समझिए इंस्पिरेशन हुआ। सर आपने लक का बात बोला, तो हम लोग के लिए भी एक लकी ड्रॉ है, सो वी वुड वांट टू आस्क हम लोग लकी ड्रॉ में रिक्वेस्ट एवरीवन टू पार्टिसिपेट। आप सबके पास कूपन होगा, सो दैट विल बी कलेक्टेड फ्रॉम यू एवरीवन। आप जहाँ पर वहीं बैठे रहिए, आपके पास आके वो कूपन कलेक्ट होगा। तो आज सर है साथ में, तो हम भी अपना लक को आजमाते हैं और देखते हैं किसको क्या मिलता है आज। थैंक यू सर, प्लीज कैरी ऑन। बहुत अच्छी बात कही सर। नाउ वी आर कमिंग बैक टू दिस आवर टॉपिक इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले हम तो यही सोचेंगे सर कि आप जहाँ भी जाते होंगे लोग आपसे पूछते होंगे कि सर टिप्स दे दीजिए, बता दीजिए कैसे है। तो ये टिप्स वाला क्या स्टोरी है सर? आपने शायद इस पर कोई एक गाना भी गाया है, कैन वी हैव दैट? क्या इसका इम्पोर्टेंस है सर? नहीं सर, टिप का स्टोरी है कि मैं तो देखिए पैसे का महत्व समझता हूँ, तो मैं तो रेस्टोरेंट में भी टिप नहीं देता हूँ। अच्छा हाँ, टिप का गाना।
सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, रूमर पे टिप पे ना टाइम वेस्ट कर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, रूमर पे टिप पे ना टाइम वेस्ट कर। नॉलेज और पेशेंस का बिजनेस है ये, नॉलेज और पेशेंस का बिजनेस है ये। अनुभव से सीख और बेस्ट कर, अनुभव से सीख और बेस्ट कर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, रूमर पे टिप पे ना टाइम वेस्ट कर। शॉर्टकट कभी भी ना टेस्ट कर, हार को भी अपनी डाइजेस्ट कर। पैसे बनाने का फॉर्मूला बस एक, पैसे बनाने का फॉर्मूला बस एक। लॉन्ग टर्म की सोच और रेस्ट कर, नॉलेज और पेशेंस का बिजनेस है ये, नॉलेज और पेशेंस का बिजनेस है ये। अनुभव से सीख और बेस्ट कर, अनुभव से सीख और बेस्ट कर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, रूमर पे टिप पे ना टाइम वेस्ट कर। लालच को अपने कंप्रेस कर, डर को भी अपने सप्रेस कर। लोगों के बहकावे में ना तू आ, लोगों के बहकावे में ना तू आ। खुद की विजय मैनिफेस्ट कर, नॉलेज और पेशेंस का बिजनेस है ये, नॉलेज और पेशेंस का बिजनेस है ये। अनुभव से सीख और बेस्ट कर, अनुभव से सीख और बेस्ट कर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, रूमर पे टिप पे ना टाइम वेस्ट कर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, रूमर पे टिप पे ना टाइम वेस्ट कर। entertaining but actually very informative. अपने को इन्वेस्टमेंट्स के लिए वी हैव टू स्टिक टू दीज आइडियाज़। सर एक चीज़ बताइए, यहाँ तो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं एंड बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स आर बीइंग डन ओनली इन कंपनीज, शेयर्स आर ऑफ कंपनीज। चार्टर्ड accountants are the best reader of the financial statements. They can decipher the incomes, the values embedded in it, the balance sheet items, the assets, liabilities, everything. So chartered can be considered are the best investors. Obviously we have examples like Rakesh Jhunjhunwala, Nilesh Shah, etc. तो आपको क्या लगता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन बी कंसिडर्ड एज द बेस्ट काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स? सर ऐसा मेरा अपना ऐसा अनुभव है जो मैं पीछे देखता हूँ और लोगों से मिलता हूँ। जैसे आपने नाम दिए, ऐसे आपको बहुत अच्छे इल्यूमिनेटेड ऐसे नाम मिलेंगे बाज़ार के अंदर में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मैं ऐसे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी जानता हूँ जिनका फ्यूचर यहाँ ख़राब हुआ शेयर बाज़ार के अंदर में। तो मेरा एक उससे अनुभव से मैंने एक कोट निकाला कि नो एकेडमिक डिग्री कैन गारंटी यू सक्सेस इन स्टॉक मार्केट। अगर आप सोच रहे हैं कि आप सीए हैं तो क्या प्रॉब्लम क्या होती है ना, जैसे कई बार हम जैसे पढ़ते हैं ना कि वो समंदर में वो डूबते हैं जिनको तैरना आता है, क्योंकि जिसको तैरना नहीं आता है वो जाएगा ही नहीं। वो किनारे पे मेरे जैसा आदमी किनारे में आता थोड़ा बहुत तैरना, मैं किनारे पे पैर भिगो कर आ जाऊँगा कि मेरे को अंदर नहीं जाने का मेरे को। तो मेरा बोलने का मतलब है कि ऑफ कोर्स खाली इसका कारण क्या है, क्योंकि मार्केट इतना गूढ़ विषय है ये शेयर बाज़ार का। यहाँ पर हम बोलने के लिए खाली इन्वेस्टिंग करते हैं, लेकिन 100 में से 90 आदमी तो सट्टा करता है, यहाँ पर ट्रेडिंग करता है, फ्यूचर ऑप्शन कर रहा है और तुरंत पैसा कमाने का उसको, आज घुसा और कल ही उसको पैसा कमाने का। तो ये चीज़, तो ये जो इसको ये पूरा एज ए होल इसको आप देखना पड़ेगा। यहाँ पर खाली बैलेंस शीट समझकर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। बैलेंस शीट तो हो गया कि इंटरनल फैक्टर, यहाँ पर दो चीज़ें काम करती है, एक तो इंटरनल फैक्टर और एक एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर जो है जो आप समझ सकते हैं, बैलेंस शीट समझ लीजिए। जैसे वो सर बता रहे थे कि उन्होंने 4000 बैलेंस शीट, केडिया जी है, उन्होंने बता रहे थे कि 4000 बैलेंस शीट उन्होंने स्टडी की एक साल के अंदर में। तो वो गिनीज बुक में का नाम होना चाहिए ऐसा में। ये आपको इंटरनल आइडिया देता है कि
कंपनी का बैलेंस शीट समझ गए, आपको फ्रॉड मालूम पड़ गया, जैसे बजाज सर बता रहे थे वो आपको मालूम पड़ गया। कंपनी का मार्केट साइज़ ये आपको मालूम पड़ जाएगा, कंपनी का क्या इकोनॉमी क्या, ये आपको एक्सटर्नल फैक्टर जो है, कल फॉरेक्स क्या होने वाला है, कल वॉर का क्या इम्पैक्ट, उस कंपनी के प्रोडक्ट पे वॉर का क्या इम्पैक्ट होने वाला है, कल कोई इंपोर्ट पॉलिसी कुछ चेंज हो जाती है, एक्सपोर्ट पॉलिसी चेंज हो जाती है, तो उस कंपनी के पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। कल चाइना ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया, एक्सपोर्ट ड्यूटी घटा दिया, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया, आपका रॉ मटेरियल चाइना से आ रहा है, चाइना ने बैन कर दिया कि हमें ये API आपको नहीं भेजूंगा फॉर एग्जांपल, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी का 90% API चाइना से आ रहा है। तो इतने सारे एक्सटर्नल फैक्टर जो हैं उनको समझने के लिए आपको ब्रॉडर ज्ञान की आपको ज़रूरत है, ब्रॉड ज्ञान की आपको ज़रूरत है। और सबसे बड़ा शेयर बाजार के अंदर में ये है वो टेम्पटेशन, जो यहाँ पर सट्टे का जो टेम्पटेशन है कि उससे मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अल्टीमेटली है तो ह्यूमन बीइंग है वो, तो वो टेम्पटेशन ये तबके जैसे है, तो वो रोकना और उस चीज़ को सीखना ये अनुभव से आता है। पढ़ाई आपको बहुत बड़ा हेल्प करती है, आपको आपके माइंड को, विजन को ब्रॉड करती है, आप जल्दी समझ सकते हैं। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो जो चीज़ को मेरे को पढ़ने में समझिए 4 दिन लगेंगे, आप हो सकता है उसको 40 मिनट में आप समझ जाएं, तो ये आपको हेल्प करता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है। सर इस टेम्पटेशन से को कैसे रेजिस्ट करें सर? डेली चार्ट देखते हैं तो कोई ना कोई शेयर 10-15% ऊपर हो जाता है, तो टेम्पटेशन में तो रिग्रेट आ जाता है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट सर। तो ये टेम्पटेशन को रेजिस्ट कैसे करें सर? नहीं, तो इसके लिए आप इसका सिंपल एक ही उपाय है इससे रजिस्ट करने का, कि आपके साथ वाले जो लोग हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कजिन्स हैं, आपके रिलेटिव है, आप उनको रियल में पूछिए भैया तेरी तलपट क्या है, ये बता मेरे को, तेरा बैलेंस शीट क्या है यहाँ पे, ये समझा। तो मेरे को कोई भी आदमी जब मिलता है ना, तो जैसे अभी मैं बोला अभी तक CNBC पे मेरा एक इंटरव्यू था, मैं बोला कि मेरे को कोचीन एयरपोर्ट पे लड़का मिला, वो TCS में काम करता था, तो वो आया लाउंज में, बोला सर मैं तो आजकल ट्रेडिंग करता हूँ और मैं TCS में काम करता था और मैं छोड़ दिया। तो मतलब चल बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन, बढ़िया बात किया तूने, छोड़ दिया। मतलब 1.5 साल से करता हूँ, मतलब 1.5 साल में तेरा तलपट क्या है जो मैं उसको बोलूँ, तुम्हारा क्या रिजल्ट क्या है? तो सर जितना नौकरी में कमाता था मोटा मोटी उतना ही कमाता हूँ। तो अभी तक तो एक राउंड पूरा हुआ ही नहीं है, अभी तो सावन के सब अंधे हैं, सबको हरा हरा दिखाई दे रहा है अभी तो अभी तो खाली तेजी का मार्केट चल रहा है, तो अभी तो पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो क्लाइमेक्स ऊपर से बाकी है अभी। तो मेरे मन में ही आया, मैं उसको कुछ नहीं बोला, मेरे मन में ही आया कि अभी ये तेजी के राउंड में बोलता है मैं अपने पुराना उसके रिकॉर्ड को तोड़ा नहीं हुआ, कहने का मतलब इसीलिए नौकरी छोड़ के आया होगा ना कि हाँ मैं उससे बढ़िया कर सकता हूँ, उसके मन में आया होगा। आज के दिन ये यहाँ पर जब बाजार गिरेगा तो उसको प्रॉब्लम होगी। लेकिन क्या है ना सर, मैं हमेशा ऐसा ही बोलता हूँ कि बिना मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो मरना ही पड़ेगा। हर आदमी मर के ही स्वर्ग जाना चाहता है, आदमी दूसरे की गलती से नहीं सीखता है। अगर हर काम हम अपनी गलती से सीखेंगे तो हमारे लिए एक उम्र कम पड़ेगी। तो इतिहास के यही बताया गया कि इतिहास से कोई को समझ में नहीं आता है। तो आपकी बात का उत्तर यही है कि आप लोगों को सर्वे कीजिए, और लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि क्या है, कोई बोलेगा नहीं मैंने सट्टे में पैसा लगाया, क्योंकि एक तो बेचारे को पैसा लगा, ऊपर से अब आप उसको गधा भी बताएंगे तो वो देगा पैसा लगने के बाद में मैं गधा बना, ऐसा मैं क्यों बोलूं? तो वो बेचारा, तो इसी बोल कर उसने भी शायद बेचारे ने ऐसे ही बोला कि उतना ही है, जितना सैलरी में है उतना ही है। हो सकता है 100 में से 90 आदमी, 99 आदमी, 100, मैं तो ये बोलूंगा 101 आदमी झूठ बोलेंगे आपको। तो सर आपने बोला क्लाइमेक्स बाकी है, सर एक क्लाइमेक्स 2008 में देख चुके हैं अपने लाइफ में, अब नेक्स्ट क्लाइमेक्स कब देख सकते हैं? 2 क्लाइमेक्स नहीं देख सकते सर एक ही लाइफ टाइम में, तो बता दीजिए। नहीं, आप तो हर 10-20 साल में क्लाइमेक्स देखोगे ना। 2008 में आपने देखा, 2018 में आपने 19-20 में देखा, समझिए एकदम। अब वापस कुछ देखो, लेकिन वो जो क्लाइमेक्स था ना वो वन ऑफ क्लाइमेक्स था। जो आपने 2008 में जो देखा वो लीमन ब्रदर्स क्राइसिस, वो वन ऑफ क्राइसिस था। वो 20-30-40 साल में ऐसा नहीं आया। उसकी तुलना लोगों ने की 1930 में जब यूएस का रिसेशन आया था, उसकी डिप्रेशन आया था, उसकी तुलना उससे लोगों ने की है। वो वन ऑफ था। कोविड वाला जो है वो भी वन ऑफ था, वो भी सेंचुरी में 50 साल में नहीं आया। तो हम उस क्लाइमेक्स की बात नहीं कर रहे हैं, मैं ये छोटे मोटे क्लाइमेक्स की बात कर रहा हूँ कि जो मार्केट 30-40% गिर जाता है चलते चलते, वो जो चलते चलते 30-40% गिर जाता है, मैं उसकी उस क्लाइमेक्स की बात कर रहा हूँ। तो वो भी लोगों को देखना भारी पड़ जाता है वो भी। और मजे की बात ऐसा है कि अभी आपको हजारों शेयर ऐसे मिलेंगे जो ऑलरेडी अपने पीक से 30-40% डाउन है। स्मॉल कैप में, माइक्रो कैप में आपको हजारों शेयर ऐसे मिलेंगे, लेकिन वो इंडेक्स देख कर लोग सोचते हैं कि या तो और अपना बताना नहीं चाहते हैं कि मैं आज के दिन कहाँ पर खड़ा हूँ। तो ये चक्र है, ये जीवन चक्र है, इससे घबराने का नहीं है। मेरे को मतलब ये मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, उसको खाली फील करने का है,
उस ताप को या उस तप को उसको खाली फील कीजिए आप, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपका नेचर कितना चेंज होता है। जब आपको पैसा लगता है तो घर में जाकर आप किससे किससे झगड़ा करते हैं कि ये पानी का गिलास ऐसे क्यों दिया, ऐसे क्यों नहीं दे दिया, ये टॉवेल को ऐसे क्यों टांग दिया, वैसे क्यों टांग दिया, ये बिस्तर को ऐसे क्यों लगा दिया, तकिया उधर क्यों रख दिया, बीवी से, माँ से, पिताजी से। अब मैं आपकी घरवाली के ऊपर ही बोल रहा हूँ ये बात में आपको। भाभी जी माफ करना, नहीं मजाक कर रहा हूँ। तो ये नहीं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो मैं चाहता हूँ कि जब तक वो चीज़ के लिए आप प्रिपेयर नहीं है ना, जब तक आप उस चीज़ के लिए आपने अनुभव ही नहीं किया, तब प्रिपेयर कैसे हो गए आपको? तो वो अनुभव करना जरूरी है, खाली इतनी सी बात है। तो सर अब नेक्स्ट वी मूव ऑन टू, तो आप ये बोल रहे हैं कि अपने को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट में साइकिल आएंगी, उसमें मैक्सिमम प्रोटेक्शन के लिए अपने को क्या पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए, कितना किस सेक्टर में मैंने इन्वेस्ट करना चाहिए, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, इस तरह से अपने को करना चाहिए, या इन्वेस्टमेंट का मॉड्यूल क्या होना चाहिए कि हमको लॉन्ग टर्म में मेरा अगर कोई इस तरह की कैलामिटी आती है जहाँ पर 20-30% गिरता हो बाजार, तो मैं मिनिमम मेरे को नुकसान हो, और जब अपसाइड जाता हो तो मेरे को मैक्सिमम फायदा हो, ऐसा हो सकता है? और कितने लंबे का ड्यूरेशन के लिए साइकिल पकड़ना चाहिए? इसी के साथ सर इंस्ट्रूमेंट का भी मिक्सचर की डेट, इक्विटी वगैरह ये सब का भी बैलेंस। मैं जो समझाऊं, मेरे ख्याल से जो नए इन्वेस्टर है, जो फर्स्ट टाइम शेयर बाजार में घुसना चाह रहे हैं, उनको डायरेक्ट इन्वेस्टिंग नहीं करना चाहिए। जो फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट टाइमर है, जो न्यू कमर है समझिए, उनको म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि ये समझना चाहिए कि इन्वेस्ट मार्केट, मेरा कोट भी है सर कि स्टॉक मार्केट इज ए प्लेस टू मेक ईजिएस्ट मनी इन द हार्डेस्ट वे। इसके लिए बहुत बड़ी आपको टोल टैक्स देना पड़ता है आपको यहाँ पर सक्सेस होने के लिए, और ये अनुभव से ही होता है, इसका दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। तो मैं नए जो आते हैं उनको तो ये बोलता हूँ भी आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करो, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग मत करो, और फिर आप शेयर बाजार को पढ़ते रहिए, उसको समझते रहिए, उसके उतार चढ़ाव को देखते रहिए, उससे आप सीखिए उससे कि उतार चढ़ाव कैसे होता है, फिर आप अपना डायरेक्ट इन्वेस्टिंग का बात करो। वो कम से कम उसको 2-3-4 साल बात करना चाहिए, तुरंत नहीं करना चाहिए। पहला बात तो ये है। और दूसरा बात, अगर आप शुरुआत, अगर फिर भी उसके बाद भी कोई शुरुआत कर रहा है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि उसको लार्ज कैप से शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप जो होता है इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा रहता है इसके अंदर। और ये मिड कैप और स्मॉल कैप जो होते हैं, इसके अंदर में ये बहुत वॉलेटाइल होता है। जैसे मैंने भी बताया 30 से 40% ऊपर से मार्केट गिर गया, उन शेयरों के अंदर में मंदी आ गई। अगर आप कहीं गलत साइकिल में घुस गए और टॉप पे खरीद लिया, तो 40% आपका तो कैपिटल साफ हो गया, तो आपका मनोबल इतना टूटेगा। मेरा एक कोट है सर कि फाइनेंशियल, योर मेंटल कैपेसिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर फाइनेंशियल कैपेसिटी। तो मेंटल जो आपका कैपेसिटी है ना, जो मेंटल मनोबल जिसको हम बोलते हैं ना, वो आपके बाहुबल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो लाइफ में भी और शेयर बाजार में भी। तो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो उसके लिए नए इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड, उसके बाद में लार्ज कैप, फिर आप थोड़ा 10 साल आपको अनुभव हो जाए, थोड़े रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी हो जाए, तब आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में जाना चाहिए। बहुत अच्छा सर, आज के डेट में अपने देख रहे हैं कि देर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। शेयर मार्केट जिस तरह से ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, उस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर इज ऑल्सो बूमिंग नाउ इन इंडिया, गोल्ड प्राइसेस आर ऑल टाइम हाई। तो क्या इक्विटी इज़ द इन्वेस्टमेंट? अभी मार्केट पीक पे है, तो अपने को इक्विटी से निकाल के पैसा डाइवर्ट करना चाहिए, या हाउ शुड एसेट एलोकेशंस बीइंग मेड? ये देखिए, क्योंकि ओवरऑल अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मनी ऑन अ लॉन्ग टर्म, दैट इज पैसिव इनकम जिसको हम लोग बोलते हैं। तो पैसिव इनकम सेफ हो, किस तरह के एसेट एलोकेशंस के थ्रू हम उस इनकम को सेफ और मैक्सिमाइज कर सकते हैं? तो पहला बात तो आप ये समझिए, जो आपने पहले बोला कि अभी वो गोल्ड भी न्यू हाई पे है, अभी गोल्ड कल परसों न्यू हाई पे आया, सिल्वर न्यू हाई के आसपास है, रियल एस्टेट भी इंडिया में बूम कर रहा है। आप एक चीज़ गौर कीजिए कि ये इंडिया के अंदर में नहीं समझिए, गोल्ड तो चलिए इंटरनेशनल कमोडिटी है, गोल्ड और सिल्वर सब इंटरनेशनल कमोडिटी है। आप पूरी दुनिया में एक नई चीज़ स्थापित हो रही है, और एक हिस्ट्री अपने को एक बात बताता है कि जो पुराने पैमाने होते हैं ना, तो हर नई ट्रेंड में, नई इरा में वो पुराने पैमाने टूट जाते हैं। पुराने मैट्रिक्स थे, वही जो मैट्रिक्स नेगेटिव थे, वही मैट्रिक्स कभी कभी पॉजिटिव भी हो जाते हैं। जैसे शेयर बाजार की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ ज़्यादातर कि गोल्ड भी बढ़े, सिल्वर भी बढ़े, और रियल एस्टेट भी बढ़े, और शेयर बाजार भी बढ़े। ऐसा नहीं होता है। रियल एस्टेट का हमेशा उल्टा साइकिल चलता था। जब स्टॉक मार्केट बढ़ता था तो रियल एस्टेट से लोग पैसा निकालते थे, और रियल एस्टेट उतना चलता नहीं था। और गोल्ड सिल्वर को कॉन्ट्रेरियन लोग बोलते थे कि उसको हेजिंग माना जाता था उसको। लेकिन अभी सारी दुनिया के अंदर में जितने भी सारी कमोडिटी बोलिए, प्रीशियस मेटल बोलिए, या जो भी आप स्टॉक मार्केट बोलिए, वो सब नई हाई पे जा रहे हैं। तो ये पुराने सारे पैमाने टूट रहे हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। आप पिछले 2 साल का इतिहास देखिए, चाहे वर्ल्ड बैंक का चीफ हो, चाहे IMF का चीफ हो, या फेड का चीफ हो,
सबने एक ही बात बोली है कि रिसेशन आने वाला है, रिसेशन आने वाला है, रिसेशन आने वाला है। बराबर बात है। सबसे पहले रिसेशन ऑफिशियली अनाउंस हुआ था यूके के अंदर में, आज से 7-8 महीना पहले माइल्ड रिसेशन आया। वो यूके का स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई, हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ होगा, जहाँ तक मेरे को हिस्ट्री का नॉलेज है। रिसेशन आए माने शेयर बाजार नीचे डूब जाता था। यहाँ पर रिसेशन आया यूके में ऑल टाइम हाई। उसके बाद में आया जापान के अंदर में, जापान का स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई 40 साल का। 1980 के बाद में 2000 अभी 24 में समझिए आप 44 साल बाद जो भी अब उस पर नया हाइट तोड़ा जापान ने। और यही हालत यूएसए, रिसेशन सबसे बड़ा जो मदर ऑफ ऑल बुल मार्केट या मदर ऑफ ऑल द इकोनॉमी कि यूएस में रिसेशन आने वाला है, रिसेशन आने वाला है, यूएस मार्केट ऑल टाइम हाई। इंडिया में तो किसी ने बोला ही नहीं रिसेशन आएगा, इंडिया मार्केट तब जाकर ऑल टाइम हाई है। तो मतलब है कि ये किसी समहाउ मेरे को ऐसे लगता है जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं इन्होंने एक्चुअली समझने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल की है। इकोनॉमी का कोरिलेशन जो शेयर बाजार में हमेशा बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द इकोनॉमी, लेकिन अभी जो दुनिया के अंदर में हुआ है ये इसका कॉन्ट्रेरी है, इसका एकदम उल्टा हुआ है। तो शायद ये कुछ बता रहा है कि कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है दुनिया की वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी में, कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस हो रहा है, अपस्विंग पॉजिटिव कुछ चेंजेस हो रहे हैं। ये जो अभी हुआ है ये ऐसा इंडिकेट दे रहा है मेरे ख्याल से, मेरी लिमिटेड नॉलेज से मेरे को ऐसे लग रहा है। तो सर अपना जो नाउ दिस आवर गवर्नमेंट्स एम्बिशन इज या हम लोग जो देख रहे हैं आज 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग इन अनदर 5-6 ईयर इट इज़ गोइंग टू बी अराउंड 10 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो अपना तो ग्रोथ तय है, वी आर द हाईएस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग द बिग इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इस सिचुएशन में क्या अपना इन्वेस्टमेंट में कोई रिस्क है, या अपने को ये है कि ठीक है अगर मैं 10 साल के लिए रखता हूँ तो मेरा पैसा तो बढ़ना ही है चाहे मैं किसी भी शेयर में रखूँ? क्या ये परसेप्शन सही है या कैसे सोचना चाहिए? देखिए इंडिया को 60 साल बाद 1 ट्रिलियन जोड़ने में अपनी इकोनॉमी के अंदर में 60 साल लगा, 60 ईयर्स लगे। 1947 से लेके 60 साल लगे 2007 में 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी पहुंचने में, और उसके बाद के अंदर में 10 साल लगा दूसरा ट्रिलियन जोड़ने में। तो पहला ट्रिलियन जोड़ने में 60 साल, दूसरा ट्रिलियन डॉलर जोड़ने में 10 साल, अब 6 साल के अंदर में, अब 6 के बाद में हो सकता है 4 साल में एवरी ट्रिलियन जुड़ता रहेगा। तो जैसा संभावना भी कर रहे हैं कि समझो हम ये मोटा मोटी 4 ट्रिलियन के आसपास हम पहुंच गए। अब मोदी जी ने भी जैसे बोला कि हम 5 ट्रिलियन हमारी टर्म में हम ये पहुंचने वाले हैं हम लोग। तो अब अमृतकाल की जो वो लोग बातें कर रहे हैं, अमृतकाल के अंदर 2047 तक बातें कर रहे हैं कि 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो सकती है। 10 ट्रिलियन की बातें चल रही है 2030 तक होने की। तो ये तो समझ में आ गया, और ये बात खाली हम नहीं बोल रहे हैं। अब तो आप देखिए वर्ल्ड बैंक भी ये बात बोलने लग गया, इंडिया इज़ द फास्टेस्ट। आज ही मैंने पढ़ा कि जैसे लोग बोलते थे 6% की जीडीपी ग्रोथ रेट होएगी, हमारी ग्रोथ आई 8.5%, 8.34%। आज मैंने एक जगह पढ़ा कि अभी टूरिज्म का भी इसमें एडिशन ही नहीं हुआ है। ये जो 8.3% की जो आई है ग्रोथ, इसमें अगर टूरिज्म का भी नया ईरा शुरुआत हो रहा है इंडिया के अंदर में, डोमेस्टिक टूरिज्म का ये जो आ रहा है, बोला अगर ये टूरिज्म अगर ठीक होता है तो हो सकता है ये 10% में पहुंच जाए। तो मालूम नहीं 10% में जाए नहीं जाए, चलिए 8% भी बहुत कम नहीं होता। लार्जेस्ट मैंने ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है हमारा। तो ये तो समझ में आ गया कि इंडिया का जो फ्यूचर इकोनॉमी वाइज ये फ्यूचर इंडिया का ब्राइट है। आप देखिए मेरे को ऐसे खुद फील होता है जैसे मैंने सान्याल जी हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र में, कौन है वो, फाइनेंस सेक्रेटरी है सुमित सान्याल, उन्होंने बताया कि दुनिया के अंदर में सबसे ज़्यादा क्रेन जो होती है वो यूज़ हो रही है अभी बॉम्बे के अंदर में, महाराष्ट्र या बॉम्बे समझिए, सबसे दुनिया की सबसे ज़्यादा क्रेन। मैंने एक जगह पढ़ा कि अभी वो जो जेवर एयरपोर्ट जो बन रहा है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट बनने वाला है। उसके बाद में आया कि वो बॉम्बे का एयरपोर्ट जो आएगा, जो न्यू बॉम्बे में जो नया एयरपोर्ट बन रहा है, वो भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट आएगा। पहले 100 एयरपोर्ट बनाने में हमको 100 साल लग गए समझिए, अब ये 100 एयरपोर्ट बना देंगे अगले 10 सालों के अंदर में। 50 तो ऑलरेडी 142 एयरपोर्ट है, 40 और खुलने वाले। आपको मालूम है वर्ल्ड वाइड इंडिया इज हैविंग द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। इंडिया का आफ्टर यूएस रोड नेटवर्क इंडिया का सबसे ज़्यादा है, अबव चाइना। चाइना का 3rd लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। आप जाकर देखिए तो मेरे को ऐसे लग रहा है एनिमल स्पिरिट जिसको हम बात करते हैं अंग्रेजी में, एक एनिमल स्पिरिट जैसा इंडिया के अंदर में कुछ काम हो रहा है, ऐसा फील होता है। आप कहीं भी पहुंचिए ऐसे लग रहा है, लोगों में भी एक उत्साह आया हुआ है कि ये तो मौका है कुछ करने का। हर आदमी शायद ऐसे लगता है कि ये कुछ मौका है, अभी इंडिया का टाइम आया है। तो उसको अगर उस चीज़ को अगर हम ध्यान में रखें तो ऑफकोर्स इंडिया का अगले 10 साल 15 साल। एक बात और मैं आपको बताऊंगा, इंडिया की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है हमारी डेमोग्राफी।
जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको हम बात करते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो हमारे लिए एक बून हो सकती है, लेकिन एक जगह मैंने पढ़ा कि ये डेमोग्राफिक जो डिविडेंड जो है इसका इम्पैक्ट जो है ये 2035 के बाद में कम होना चालू हो जाएगा। तो हमारे पास में 10 साल 12 साल तो हमारे पास में क्लियर है, या हो सकता है 15 साल क्लियर है कि शायद अगर ठीक से लीडरशिप अगर मिले तो हम कुछ बड़ा तोड़फोड़ कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमी फ्रंट पे। तो लेट्स होप फॉर द तो बेस्ट। इकोनॉमी के साथ साथ फिर वही शेयर मार्केट पे इन्वेस्टमेंट पे इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा? हम कैसे, क्या वी कैन गो फॉर ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट, और अभी भी हमको बहुत चूज एंड पिक करना चाहिए, सेक्टर वाइज देख के करना चाहिए? नहीं नहीं, चूज पिक तो हर समय आपको करना चाहिए, वो तो इसके अलावा तो कोई पाए। 63 मिलियन एसएमई इंडिया के अंदर में, 63 मिलियन एसएमई है इंडिया के अंदर में। अब जिस तरह एसएमई का मार्केट देखिए, जिस तरह से आ रहा है कि हर महीने 20-30 कंपनियां आ रही है। एक कंपनी ने 16 करोड़ रुपया मांगा खाली रेज करने के लिए, उसको 16,000 करोड़ रुपया मिल गया। 16 करोड़ वाला कंपनी ने रेज एसएमई पे आई, उसका आईपीओ को 16,000 करोड़ रुपया मिला। तो एक कल्ट हो रहा है। मैं एक जगह बोला कि जैसे पहले ज़माने में हमको पढ़ाया जाता था इंडिया में कि रोटी कपड़ा और मकान, अभी 10 साल से फॉर्मेशन ये चेंज हो गया और हो गया रोटी कपड़ा मकान और डेटा। क्योंकि आप देखिए, आप डाइटिंग कर लेंगे, 2 सूट 4 सूट के बजाय 3 सूट पहन लेंगे, आप कपड़ा कम पहन लेंगे, खाना थोड़ा डाइटिंग कर लेंगे, कम लेंगे, सबको अक्षय कुमारी दिखाई देने जाए तो थोड़ा आप खाना पीना कम खाएंगे, लेकिन डेटा बराबर यूज़ करेंगे। सुबह गुड मॉर्निंग से लेकर रात को गुड नाइट तक आपका डेटा आपका चालू रहेगा। तो एक कल्ट आ गया कि रोटी कपड़ा मकान और डेटा। अभी उसमें नया चीज़ एक और जुड़ रहा है कि रोटी कपड़ा मकान डेटा और सिप, जो स्टॉक मार्केट, तो आप उसको सिप बोलिए या स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट बोलिए, ये एक फैशन बन रहा है, ट्रेंड बन रहा है, कल्ट बन रहा है ये, और ये बिगिनिंग है, ये इसकी शुरुआत हो रही है इसके अंदर में। तो मेरे को पर्सनली लगता है कि स्टॉक मार्केट का फ्यूचर नो डाउट कि, और वो इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन ही है, लेकिन यहाँ पर एग्जूबरेंस हो जाता है मार्केट के अंदर में। कभी कभी किसी चीज़ को लोग पहले डिस्काउंट कर देते हैं, जो होने वाला है 2026 में, आज आपके अंदर में एक्साइटमेंट है, आप उसको डिस्काउंट कर दोगे। जैसे कई रेलवे स्टॉक्स में, कई डिफेंस में ऐसे होता है। और कभी मॉरल डाउन होता है तो आप ट्रेलिंग भी जो 2023 में भी 24 में भी जो कमाया है उसको भी आप डिस्काउंट करोगे कि आगे कुछ नहीं होने वाला। तो मैं क्या बोलूँ, जो एनिमल स्पिरिट मेरे को लग रहा है इंडिया में एक अंडर करंट एक एक्साइटमेंट चल रहा है लोगों के अंदर में। तो ये मार्केट मेरे ख्याल से ज़रूर बढ़िया, बहुत बढ़िया रहना चाहिए। जो आज जो देख रहे हैं उससे बहुत अच्छा रहना चाहिए, लेकिन आपको एकदम कॉशियस होने का जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि जब फूलों के साथ में कांटे भी बढ़ते हैं ना, ऐसा नहीं है कांटों में भी फूल होते हैं या फूलों में कांटे होते हैं, तो वो कॉशियस जरूर रहना चाहिए, वो रखना चाहिए आपको कि कौन से शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं हो जाए अगर आपने कोई गलत कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया तो। सर कंपनी नहीं, बट अगर कुछ सेक्टर स्पेसिफिक आप बता सके कि दीज सेक्टर्स आर लुकिंग ब्राइट इन द नियर फ्यूचर। देखिए, मेरे को क्या लग रहा है कि अभी इंडिया का जो विकास होने वाला है ना, एक्सपोनेंशियल डेवलपमेंट होने वाला है। जैसे मैंने आप बताया, किसी चीज़ में आप देखिए, हम आज के दिन चाहे हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए, हम वर्ल्ड वाइड कहीं भी कुछ भी नहीं है हम लोग। हमारा वर्ल्ड वाइड कहीं भी कोई डोमिनेंस नहीं है किसी भी चीज़ के अंदर में। चाहे आप फार्मा की बात कीजिए, चाहे आईटी में भी बात कीजिए, हमारे पास में एक प्रोडक्ट नहीं है आईटी के अंदर में, हम आईटी सर्विसेज ही कर रहे हैं। हमारा चाइना के साथ में पंगा हुआ, हमने चाइना के 56 उसके जो ऐप है हम लोगों ने बैन कर दिए, किसी ने मेरे को बताया कल। और उसके बाद में 32 ऐप्स और बैन कर दिए चाइना के, कि इंडिया में अब नहीं चलेंगे। चाइना ने हमारे कितने ऐप बैन किए? एक भी नहीं, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं, तो क्या बैन करोगे? तो हम आज के दिन बहुत पीछे हैं, और चाइना से लोग कंपैरिजन करते हैं, चाइना हमसे 5 गुनी बड़ी इकोनॉमी है, 18-19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है चाइना, आज के दिन 3.5-4 ट्रिलियन के ऊपर में अटके हुए। तो मैं एक बार चाइना गया, 9 महीना चाइना था, मैं जाता आता रहता, घर लेकर 9 महीना रहा मैं चाइना में। तो मैंने ये समझा कि चाइना का जो विकास हुआ, एक जगह मैंने पहले पढ़ा था कि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, ये इकोनॉमी इनेबलर है, ये जीडीपी इनेबलर होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो शेयर्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर जो है ये। तो मैंने देखा चाइना के अंदर में वो रोड बनाते हैं तो यहाँ से लेकर 150 किलोमीटर तक सीधी लंबी रोड बना देंगे लोग। बीच में जितने मकान आ गए, मंदिर आ गए, गिरजा आ गए, मस्जिद आ गए, किसी को पूछने का जरूरत नहीं है, वो झटके मुड़ा दिया सबको। और उनको नोटिस दे दिया कि भैया तुमको 6 महीने तुमको यहाँ पे दूसरा तुम्हारे लिए तुम्हारा घर अलॉट हुआ है, और ये 23 तारीख को तुम यहाँ पे चले जाना। अगर आप चले गए तो ठीक है, नहीं तो जय गंगा मैया, फिर उसका कोई उपाय नहीं। तो मेरे को, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि ये एक्सपोनेंशियल, जिसको हम बोलते हैं चहुमुखी चतुर्मुखी विकास होगा इंडिया का, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना कोई भी कंट्री ग्रो नहीं कर सकती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ध्यान रखना चाहिए। मेरे को लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर के जो शेयर्स हैं, आपको मालूम है अभी
गवर्नमेंट बोलती है कि जिस तरह से पावर की डिमांड इंडिया में बढ़ रही है, पीक टाइम पे जो पावर है वो शॉर्टेज हो सकती है इंडिया के अंदर में, क्योंकि दिन के अंदर में पावर ज़्यादा यूज़ होता है, घर में भी चलता है और समझिए फैक्ट्रियाँ भी चलती है, रात में हो सकता है वो डेफिसिट नहीं हो यहाँ तो। और जिस तरह से भी ईवी आ रहे हैं जिसमें चार्जिंग की ज़रूरत आपको पड़ेगी, अभी तो बिगनिंग है, नेसेंट स्टेज में, बच्चा भी अभी तो एकदम छोटे स्टेज के अंदर में, पावर भी हमारे पास में सफिशिएंट नहीं है। तो मैं आपको बोलना ये चाह रहा हूँ कि हर चीज़ की डिमांड यहाँ पर निकलने वाली है, खाली पावर नहीं, खाली एयरपोर्ट नहीं, खाली पोर्ट नहीं, टनल नहीं, आप इतना काम निकलेगा। कुछ कंपनियों में मेरा इन्वेस्टमेंट है, उनके साथ में कुछ मेरा कभी बात हुआ तो उन्होंने बताया काम करने वाली कंपनियां नहीं है। माने अगर आप सोचिए, अगर कोई एक 10,000 करोड़ का किसी कंपनी को इंडिया में, अगर मैं पूछूं 10,000 करोड़ का सिंगल ऑर्डर किसी कंपनी को दिया जाए, कौन कंपनी करने के काबिल है, तो सबके दिमाग में आएगा लार्सन टुब्रो फॉर एग्जाम्पल। और इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन इतना बड़ा काम करेगा, सिंगल कंपनी। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे कि रियल कंपनी और जो उसकी बैलेंस शीट भी सॉल्वेंट, माने वो फंडामेंटल भी साउंड हो, क्योंकि बैंक गारंटी देनी पड़ेगी आपको। 10,000 करोड़ का आपने ऑर्डर लिया तो आपको 1,000-1,500 करोड़ की बैंक गारंटी, तो आपको कम से कम बैलेंस शीट पर दम तो होना चाहिए। तो मेरा मतलब ये हर तरह का विकास होने वाला है यहाँ पे, आप हर और इंफ्रास्ट्रक्चर मान के चलिए, और ये हर तरह का विकास होएगा जी। सर ग्रोथ होगी सर, ऑफ कोर्स, होपफुली भगवान चाहे तो होगा भी ज़रूर। सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज बिकमिंग अ लिटिल बिट ऑफ एन इशू, हम लोग अभी देख रहे हैं। तो सर व्हाट सेपरेट्स स्मॉल कैप इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, व्हाट सेपरेट्स अ स्मॉल कैप फ्रॉम अ लार्ज कैप? क्योंकि सर बैलेंस शीट तो ठीक है, ऑन पेपर सब चीज़ ठीक है, बट अगर हम कंपनी को देखें तो हम कैसे जज करें कि हाँ ये जो कंपनी है इसका जो एथॉस है या जो मैनेजमेंट है, उनकी जो वैल्यूज़ है, दिस इज़ लाइक उनकी एटलीस्ट सोच इज़ लाइक अ बिग कंपनी, ये हम कैसे समझें, कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करें सर? तो मैंने एक फार्मूला, मैंने अपना जो फार्मूला पे मैं वर्क करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने उस फार्मूले का नाम दिया है स्माइल, SMILE। तो एस स्टैंड्स फॉर लाइक स्मॉल इन साइज, बिकॉज आई यूजुअली इन्वेस्ट इन स्मॉल एंड मिड कैप्स, एंड इट डज नॉट मीन दैट एस stands for small cap only, in the sense like suppose there are 5 companies in the sector and the 5th one could be the smallest or the 4th one could be the very small compared to the first one, and usually they are into small and mid cap category only, but the category is also, I don't know how far this category thing which SEBI has prescribed is, I don't know relevant है कि नहीं है, मालूम नहीं है मेरे को। तो small in size and medium in experience, usually I don't invest in any company where the promoter don't have an experience of less than 15-20 years. तो I call it medium in experience, कि 15-20 साल का अगर किसी आदमी ने एक कंपनी चलाई है 20 साल तक, तो उसको एक मीडियम एक्सपीरियंस हो गया। इसका मतलब अपनी कंपनी में 2-3 बड़े बड़े झटके देखा होगा और 5-7 छोटे मोटे झटके देख लिया होगा। कभी फॉरेक्स की क्राइसिस आई होगी, कभी लेबर यूनियन की क्राइसिस आई होगी, बैंक के कभी कॉल आए होंगे, कभी रॉ मटेरियल के प्राइस क्रैश हो गए होंगे, कभी फिनिश प्रोडक्ट के प्राइस क्रैश हो गए होंगे, कभी चाइना ने बैन, कुछ ना कुछ होते आएंगे। तो उन्होंने उन सब चीज़ों से वो सीख लिया। अपनी गलती से ही आदमी सीखता। मेरा एक कोट है सर, व्हेन यू आर राइट यू अर्न, व्हेन यू आर रॉन्ग यू लर्न। तो आदमी गलती में ही सीखता है, आदमी कभी भी अच्छाई में नहीं सीखता अपने। तो उसको मीडियम इन एक्सपीरियंस होना जरूरी है कि नया कंपनी अगर आया है तो मैं उसमें जनरली मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ जिसका 5 साल का हिस्ट्री है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि अभी पूरा साइकिल अभी हुआ नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। तो मीडियम इन एक्सपीरियंस एंड लार्ज इन एस्पिरेशन। एस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है प्रोमोटर्स के लिए, कि अगर वो उसको एस्पिरेशन ऐसा नहीं है कि मैं रीजनल कंपनी हूँ, फ्रॉम रीजनल आई विल बिकम ए नेशनल कंपनी एंड फ्रॉम नेशनल आई हैव एन एस्पिरेशन टू बिकम ए ग्लोबल कंपनी। इट मे टेक 10 years 20 years, इट्स जर्नी। हमको तो जर्नी एंजॉय करनी है ना, हमारा कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है। जाना किधर है भाई? वो दीपक जी ने बोले ना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना क्या, सब छोड़ के जाने का ना, यहाँ पे करने का क्या है। तो हमको जर्नी एंजॉय करनी है। तो वो लार्ज इन एस्पिरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिंपल है कि अगर प्रोमोटर करोड़पति से अरबपति नहीं बनेगा तो हम लोग शेयर होल्डर हजारपति से लखपति नहीं बनेंगे, लखपति से करोड़पति नहीं बनेंगे। तो उसकी केक बड़ी होनी जरूरी है। तो मीडियम इन एक्सपीरियंस और लार्ज, लास्ट जो है ई स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा लार्ज मार्केट पोटेंशियल। तो अगर उसके प्रोडक्ट के अंदर में मार्केट साइज समंदर जैसे बड़ा अगर नहीं है, समझिए कोई कंपनी है 2000 करोड़ के टर्नओवर पे है और मार्केट साइज ही 4000 करोड़ का है फॉर एग्जाम्पल, और मार्केट साइज ग्रो नहीं हो रहा है, वो कंपनी प्लेटो हो गया, वो कंपनी में आगे बढ़ने की संभावना खत्म हो गई। तो आई यूजुअली से दैट आई लाइक टू इन्वेस्ट इन ए फिश इन द ओशन, नॉट इन ए क्रोकोडाइल इन द पॉन्ड। क्योंकि अगर पॉन्ड का क्रोकोडाइल बन गया तो कोई भी उसको मार देगा।
तो वो डेंजर है, उसमें मेरे लिए कोई करने के लिए कुछ नहीं है। अगर फिश है तो उसके लिए नापने के लिए पूरा समंदर है उसके पास। तो मैं ये फॉर्मूला जनरली लगाता हूँ। और प्रोमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड आपको जैसे बोला 15-20 साल का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। 15-20 साल में उस कंपनी ने क्या किया। जब पहले इकोनॉमिक अपटिक आई, इकोनॉमिक साइकिल अच्छा आया, उसमें वो भी पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ। अगर वो आउट परफॉर्म इकोनॉमी को कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इंडिया की जो ग्रोथ है उसको वो आउट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर इंडिया की ग्रोथ को अगर वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, वो कंपनी में आप बड़ा पैसा नहीं कमा सकते हो। तो वो कंपनी इंडिया को अपने सेक्टर को बीट करना चाहिए परफॉर्मेंस के अंदर में। तो ये कुछ देखने का सही है सर। लेकिन सर इसमें एक फिर जो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, हम लोग भी करवाते थे स्टार्टअप टू कैपिटल मार्केट, तो आपके इस फंडे से फिर क्या स्टार्टअप कट आउट हो गए कि आज हमारे बीच एक स्टार्टअप आलोक पाटनिया जी बहुत बढ़िया स्टार्टअप के फाउंडर भी है, होपफुली ही विल ऑल्सो बिकम अ सुपरस्टार फ्रॉम कैलकाटा, ही इज ऑन ट्रैक फॉर दैट। तो सर क्या स्टार्टअप को हम आउट ऑफ कंसिडरेशन ही रखें कि नहीं, ऐसा बात मैंने नहीं बोला। ये मेरे लिए नहीं है भाई। आप अंडा खाइए, मैं चूजा खाऊंगा, फिर चूजा बड़ी होकर चिकन हो जाएगी तो मैं चिकन खाऊंगा। अंडा मिलेगा 20 रुपया के अंदर में, वो चूजा मिलेगा 40 रुपये के अंदर में, चिकन मिलेगी 400 रुपया के अंदर। और सर जो प्योर वेजिटेरियन है वो क्या है? आप बैंगन खाइए। सर मेरा बोलने का मतलब है ये कैटेगरी है, ठीक है ना। जो भी हर कंपनी शुरू में स्टार्टअप ही थी, देखा जाए तो ये तो नाम आप लोगों ने बोल दिया आज के दिन ये स्टार्टअप आ गया, नहीं तो हर कंपनी शुरू स्टार्टअप से एक्सपीरियंस हो सकता है। फाउंडर कैन बी 15 इयर्स 20 इयर्स एक्सपीरियंस, ठीक वो है। हो सकता है ना। और कहने का मतलब है कि उस कंपनी को भी हर स्टेज पे कोई ना कोई इन्वेस्टर मिलना चाहिए ना। कई कंपनियां ऐसी है जो बोलती है कि नहीं, जब तक इसका मैं सीरीज ए के पहले इन्वेस्ट नहीं करता हूं। कई कंपनी आप जाएंगे, वो भाई साहब जिनका नाम लिया वो समझते होंगे इस बात को, ये टर्म्स को। मैं सीरीज ए में आप जाइए, वो उसको बोलिए सीडिंग कैपिटल चाहिए, बोले सीड कैपिटल मैं नहीं देता हूं। कई कंपनियां ऐसी है बोलते मैं एंजल इन्वेस्टिंग का काम नहीं करता हूं। आप ये टर्नओवर कर लो, आप इतना ये अपना बेंचमार्क ले आओ, फिर मेरे पास आओ 2 साल बाद। वो 2 साल बाद 20 गुना में जाकर आपका वो शेयर खरीद लेगा वो, लेकिन उस दिन वो नहीं खरीद रहा है। तो हर तरह के कैटेगरी के शेयर इन्वेस्टर्स हैं। तो ये मेरा मतलब ये है कि जो स्मॉल शेयर होल्डर है ना भाई, उनको वो समझ में नहीं आता है कौन से स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना। क्योंकि हर कंपनी आती है वो यही बोलती है कि जो अमेजोन था ना 2000 में, मैं वही हूँ, मैं अमेजोन ही बनने वाला हूँ। तो सब आपको वही स्टोरी सुनाने वाले हैं। ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। तो वो अवेयरनेस जरूरी है। तो इस बोलकर छोटे आदमियों को, नए आदमियों को, उनको स्टार्टअप पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो फिर वो वीसी फंडिंग वाले उनके थ्रू अगर करे तो करे, उनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमको खाली अच्छी स्टोरी सुनाई देती है, जो कंपनी फेल हो गई है वो हमको मालूम नहीं पड़ता है। हजारों कंपनियां, एक अमेजोन को देख देख के हजारों कंपनियां फेल हो चुकी होंगी, हमको नहीं मालूम पड़ेगा हम लोगों को। तो ये बात है। ओके सर, विथ रिगार्ड टू अगेन कमिंग बैक टू इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव से, एक कंपनी में अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहूँ, ठीक है, लार्ज कंपनी जिनका कि पब्लिक डोमेन में बहुत अच्छा हुआ है, सब कुछ जानते हैं, बट अदरवाइज हमको कौन कौन से पैरामीटर्स पे मैक्सिमम ध्यान देना चाहिए जिससे कि मैं सही इन्वेस्टमेंट कर सकूं एंड फॉर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म, जिससे मेरे को देख के ये समझ आए कि इसका लॉन्ग टर्म भविष्य बहुत अच्छा है। देखिए मैं क्या देखता हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ। मैं आपको बाय द वे बताता हूँ, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट की मेरी ज़िंदगी में एक भी किताब नहीं पढ़ी भाई साहब, ठीक है। तो मैंने जो भी, हाँ नहीं तो ये ताली बजा के मेरी हंसी उड़ा रहे हो आप। नहीं सर, आपने पहले बोला ना कि इन्वेस्टमेंट इज एन आर्ट ऑफ अनुभव, तो आपने तो जो भी सीखा है अनुभव से सीखा है। हाँ तो और वो अनुभव ही हम लोग को शेयर करना है सर। आपको ये नहीं, अनुभव ही शेयर करना है जिसकी हमारे में कमी है। नॉलेज हमारे पास है सर, आप अपना अनुभव शेयर कीजिए सर। हमका नॉलेज हम लोग ले लेंगे, आप अनुभव शेयर कीजिए। या मैं अनुभव ही शेयर करने के लिए आया हूँ सर। और मेरे को उसी में खुशी होती है कि जो प्रभु ने मेरे को जो दिया है या जो मैं सीख पाया हूँ, मैं उसको शेयर करूँ। कुछ दिए से दिया जलता है सर, वो कौन सा मेरे को लेकर जाने का। समंदर तो शेयर बाजार के जैसे है, आप चुल्लू भर पानी लेकर वहाँ से समंदर से घर में आते हो, कितना चूज जाता है, कितना आपके घर में टिक पाता है, ये प्रकृति के देना आपको, ठीक है। तो आपको शेयर करने में कोई दिक्कत का बात नहीं है इसके अंदर। मैं कंपनी में क्या देखता हूं, मैं जैसे आपने इसके पहले जैसे बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, तो वो समझे वो बैलेंस शीट देखते हैं, बराबर बात है। उसकी फंडामेंटल, उसकी हेल्थ क्या है कंपनी की। मैं कंपनी का ग्रोथ देखता हूं। मैंने एक जगह एग्जांपल दिया था कि मैं कैसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं। मैं क्या करता हूं सर, कोई एथलीट, किसी ने एक कीर्तिमान स्थापित किया, जैसे हुसैन बोल्ट ने समझिए 100 मीटर का
दौड़ा 8.32 सेकंड या जो भी होगा, मेरे को मालूम नहीं है, समझिए 8.32 सेकंड में या जो भी होगा, उसमें 100 मीटर दौड़ा। अब ऐसा किसी भी एक आदमी ने कीर्तिमान स्थापित किया, एथलीट ने, और फिर उतार चढ़ाव तो जीवन के चक्र हैं, ये तो आते रहते हैं। फिर वो आउट ऑफ परफॉर्म हो गया, उसका आउट ऑफ फॉर्म हो गया, अब परफॉर्मेंस उसका वैसा नहीं रह गया, समझिए। मैं वैसी कंपनी पे आंख लगाता हूँ, मैं ऐसी कंपनी को अपने रेडार पर रखता हूँ कि जिसने एक बार समझिए बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया, अभी वो बीमार है वो एथलीट, या अभी आउट ऑफ फॉर्म है, या वो कंपनी का अभी समझिए चल नहीं रहा है क्योंकि अभी कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम है, तो मैं उस कंपनी में खाली उसको मेरे रेडार पर रखता हूँ। और कभी कभी 5 साल 7 साल 10 साल तक उसको अपने रेडार पर रखता हूँ, और मैं वेट करता हूँ कि इसका टाइम वापस कब चेंज होएगा, इसका इकोनॉमी का साइकिल वापस कब आएगा इसका। और इकोनॉमी के साइकिल वापस आने के लिए उसका फाइनेंशियल हेल्थ इंटैक्ट होना जरूरी है, ठीक है ना। अगर फाइनेंशियल हेल्थ, तो पहले क्या होता है, पहले उसका फाइनेंशियल हेल्थ खत्म होता है या पहले इकोनॉमी का साइकिल शुरू होता है, उन दोनों में समन्वय होना चाहिए। अगर इकोनॉमी का साइकिल वापस अगर शुरू हुआ और उस समय तक अगर उसका फाइनेंशियल हेल्थ बराबर है, तो वो आदमी वापस 100 मीटर की दौड़ को 8.32 सेकंड में कवर करेगा, या 10 सेकंड में कवर कर लेगा, या हो सकता है 8 सेकंड में भी कवर करे। तो मैं वो इकोनॉमिक साइकिल का वेट करता हूं कि ये इंडिया में अभी क्या हो रहा है। आज के आपके पास में जो डेटा है ना, आज जो डेटा की बात कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल रेशियो की बात कर रहे हैं ना, वो पास्ट है। आज आप कोई कंपनी की बैलेंस शीट अगर देख कर बताते हो इतनी ईपीएस है, इतना आरओसी है, इतना आरओई है, इतना ये है, उतना वो है, ये पास्ट की बातें आप कर रहे हैं। उस पर फ्यूचर आपको मालूम नहीं है, उसको उसमें फ्यूचर नहीं लिखा हुआ है। आपको फ्यूचर जज करने का है। आपको ये देखता है ना, वो पिक्चर है मैन हु सॉ टुमारो, तो मैन हु सॉ डे आफ्टर टुमारो, परसों क्या होने वाला है आपकी कंट्री में, और ये आपको आजू बाजू में दिखाई देगा। आप अपने घर से निकलेंगे, किसी दूसरी सिटी में जाएंगे, हर जगह आपको दिखाई देगा। खाली आपको ऑब्जर्वेशन, अपने आंख कान को खुले रखने, आपको सेंसेस खुले रखने, आपको दिखाई देगा कि ये कुछ ट्रेंड चेंज हो रहा है कंट्री के अंदर में, ये कुछ बात चेंज हो रही है। आपको उसी चीज़ को, आपको डॉट को कनेक्ट करना है अपने शेयर से, उसी सेक्टर में आपको। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं सर, मैं 2 साल पहले रियलाइज़ किया कि एयरपोर्ट बस के अड्डे बन गए। आप एयरपोर्ट पे जाइए और आप देखिए, जो एक ज़माने में बस अड्डे होते थे, रेलवे स्टेशन जैसे होते थे, उतनी जैसे एयरपोर्ट पे भीड़ होने लगी। एक चीज़ आप और देखे होंगे कि जब आप एयरपोर्ट पे पहले जाते थे, 10 साल पहले, 15 साल पहले, तो लोग एकदम सूट बूट, सफारी सूट और ये वो स्टाइल लोग हो जाते थे। औरतें तो ब्यूटी पार्लर जाने के बाद में एयरपोर्ट जाती थी कि भाई एयर पे जाना है, हम लोग को प्लेन में जाने का है। एक जश्न था, एक फेस्टिवल था, लग्जरी थी, राइट। आज के दिन देखिए, आपको स्लीपर वाले मिल जाएंगे, निकर वाले मिल जाएंगे, गांव के झोला लेकर, जिसको हम झोला बोलते हैं कलकत्ते में, वैसे अच्छी बात है, ये भारत है, ये रियल भारत वही है, वैसे लोग आपको मिलेंगे एयरपोर्ट पे। आपके बाजू में, वैसे आप कितने बड़े आदमी हो, आपके बाजू में वही आदमी बैठ कर वो गुटखा खाकर, मैं देखा प्लेन में थूक दिया। आई स्वेयर यार, वो गुटखा खाकर वो बैठा था, थूक दिया। तो कोई बुजुर्ग आदमी बोला, क्या कर रहा है भैया तू गुटखा, उसको सेंस ही नहीं है। तो वो रियल भारत है मेरा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ना कि ये चेंज देखिए कि इकोनॉमी में क्या चेंज हो रहा है, कंट्री में क्या चेंज हो रहा है, नया ट्रेंड क्या आ रहा है, नई चीज़ें क्या हो रही है। ये चेंज आपको आजू बाजू में, जैसे वो एयर होस्टेस बोलती है ना सर, कि आपके 2 द्वार पीछे हैं, 2 द्वार आगे हैं, 4 द्वार बीच में हैं, आपका निकासी द्वार आपके निकट भी हो सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी है सर, ये आपका सोचना आपके निकट में हो सकता है कि अच्छा ऐसा चेंज हो रहा है, ये चीज़ें इंडिया के अंदर में चेंज हो। देखिए नायका जैसी कंपनी, आप सोचिए इतनी बड़ी कंपनी वो बन गई फॉर तो ये एक नायका की बात नहीं, मैं नायका लेने नहीं बोल रहा हूँ भाई आपका तो मतलब ये चेंजेस आप देखिए कि दुनिया में चेंजेस क्या हो रहे हैं, हिंदुस्तान में चेंजेस क्या रहे हैं। वो चेंजेस कौन सी कंपनी में आकर उसका आपको फायदा हो सकता है, ये खाली सोचने का बात है। ये शेयर बाजार जो है ये खाली सोचने का है सर। बाकी आपके पास में काम क्या है, आपके एयर कंडीशन केबिन में बैठ कर आप बटन दबाते हो, आपको कोई शॉप फ्लोर पे आप काम नहीं कर रहे हो, कोई दिमाग आपको लगाना नहीं है, विजन खाली आपको रखना है, ये चेंज हो सकता है। तो मैं वो चेंज ढूंढते रहता हूँ। Sir, with this now, my another question is that what is the difference between momentum investing and value investing? आप अभी जैसे बताया कि हम देख रहे हैं सभी को ले रहे हैं, सपोज कीजिए रेलवे स्टॉक्स चलने शुरू हुए, डिफेंस स्टॉक्स चलने शुरू हुए, तो मोमेंटम आया, सारे स्टॉक्स ही चलने लगे।
तो उस समय हमको क्या करना चाहिए? हाउ टू चूज अ वैल्यू स्टैक आउट ऑफ दोज मोमेंटम स्टॉक, इसका क्या फॉर्मूला है या कैसे करना चाहिए? नहीं, इसका फॉर्मूला सर ऐसा है ना कि मेरा कोट है, KYS इज मोर इम्पॉर्टेंट देन KYC। तो KYC माने नो योर क्लाइंट। जब हम फॉर्म भरते हैं किसी ब्रोकर के यहाँ पर तो KYC भरते हैं, लेकिन उसके पहले जरूरी है KYS, नो योर सेल्फ। आपको खुद को अपने लिए जानना जरूरी है कि मेरा कैरेक्टर क्या है, मेरा टेम्परामेंट क्या है मेरा। हाँ जी, ज्वारी टाइप है ना, तो इनको आप मोमेंटम में बिठा दीजिए। इनको आप, ये BTST के लिए फैक्ट आदमी है। BTST, बाय टुडे सेल टुमारो। अभी मैं आपको आप पर ही एक एग्जांपल देता हूँ सर। वो क्या होता है, ट्रेन में जाते हैं आप, तो ट्रेन में जाते हैं, समझो 6:35 की ट्रेन है। अब आपको विंडो सीट लेनी है, तो आप कितना बजे ट्रेन पहुँचेंगे? 5:30 बजे। ये लंबी रेस के घोड़ा है ये। तो 5:30 बजे आप पहुँच जाएंगे, समझिए 6 बजे पहुँच जाएंगे, ट्रेन की सीट ले लेंगे आप। कुछ आदमियों को जो बैठने में इंटरेस्ट नहीं है उनको, तो उनको खड़े रहने का है, तो वो 6:30 पे पहुँचेंगे कि वो ट्रेन में खड़े रहेंगे, ठीक है। कुछ ज़्यादा हीरो होंगे तो वो 6:35 पे पहुँचेंगे या 6:34 पे पहुँचेंगे, तो वो कहाँ खड़े रहेंगे? फुटबोर्ड पे, फुटबोर्ड बोलते हैं शायद उसको, वो वहाँ पर खड़े रहेंगे। कुछ और भी ज़्यादा हीरो आएंगे तो ट्रेन की छत पे जाके बैठ जाएंगे। तो जो ट्रेन की छत पे जो बैठते हैं ना, वो सर मोमेंटम BTST वाले हैं। आप तो सर सूट बूट वाले हैं, आपको लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैक्सिमम रिस्क टेकिंग। तो 6:35 वो 6:35 वाले चलती ट्रेन में चढ़ के एकदम, आए भाई इधर खूब हवा आ रही है रे, वो उधर बैठ के वो हवा खाएगा वो। अब ट्रेन का एक्सीडेंट होएगा भाई साहब, पहले कौन गिरेगा? अब वो आप लोग सोच लीजिए। तो जो ट्रेन की सीट पे बैठा है 5:30 बजे, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। वो ट्रेन छूटने के पहले आ जाता है, ट्रेन रुकती है उसके बाद में आराम से वो निकलता है, वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। और जो खड़े हैं वहाँ पर आकर जो खड़े हो जाते हैं, वो हो जाते हैं मीडियम टर्म इन्वेस्टर। और वो जो फुटबोर्ड पर खड़े हैं, वो फुटबोर्ड वाले क्या करते हैं, हर स्टेशन पे उतर जाते हैं और वापस चढ़ जाएंगे। वो हो गए शॉर्ट, बराबर है भाई साहब, बुरा नहीं मानना। तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर रहेंगे, उनको हर ट्रेन पे उतरने का है। आज ये ले लिया, कल वो बेच दिया, परसों वो ले लिया, परसों ये ले लिया। मेरा गाना है, अपने अंकल के ड्राइवर से नॉलेज लिया, ना पढ़ाई की ना ही कॉलेज किया, लोगों की सुन। सर ऐसे नहीं, पूरा गा के सुनाइए सर। गाना पड़ेगा लाइव 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 है। मेरे अंकल के ड्राइवर से नॉलेज लिया, मेरे अंकल के ड्राइवर से नॉलेज लिया, न पढ़ाई कोई की ना ही कॉलेज किया, न पढ़ाई कोई की ना ही कॉलेज किया, लोगों की सुन लिया, पेनी स्टॉक चुन लिया, पैसा इतना डुबाया मजा आ गया। ऐसा है सर। ये तो हो गया। अब ये बताइए कि पर्टिकुलर स्टॉक पिकिंग का कोई फार्मूला है? हमको क्या देखना चाहिए? जैसे एक टर्म है पिट्रियोस्की स्कोर। पिट्रियोस्की स्कोर एक एलिमेंट होता है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसके सारे पैरामीटर्स कैसे हैं। तो क्या इस तरह के कुछ पैरामीटर्स हैं जो आप मार्क करके रखते हैं, RSI वगैरह जो देखते हैं, जो कि आपको लगता है कि ये सब देखना बहुत ज़रूरी होता है एक शेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए बिफोर इन्वेस्टिंग? नहीं, उसमें ऐसा है, देखिए अगर आपका, जैसे मैंने बताया, जो भी पैरामीटर आप देखते हैं ना, ये आपको पास्ट आपको रिकॉर्ड बता रहा है। आप एक बात प्रैक्टिकली समझिए कि आज आपने अगर लेबोरेटरी में जाकर अपने कोई बॉडी का चेकअप कराया है, उसकी जो रिपोर्ट आई है वो पास्ट रिकॉर्ड है, वो पास्ट डेटा है ना। क्योंकि आपने सुबह 9 बजे ब्लड दे दिया, कल समझिए रिपोर्ट आ गई, 4 बजे रिपोर्ट आ गई, वो 4 बजे सुबह 9 बजे तक का डेटा है, उसके बीच का डेटा नहीं है। वो टेक्निकली देखा जाए तो वो आपका पास्ट का डेटा, फ्यूचर का डेटा नहीं है। तो इस बोल के मैं बोलता हूँ कि वो तो जरूर देखना ही चाहिए, क्योंकि उससे ये मालूम पड़ेगा कि ये वापस जब अप साइकिल आएगा उसमें ये दौड़ने के लिए है कि रेडी है कि नहीं है। कम से कम रिपोर्ट में ये तो मालूम पड़ेगा कि हाँ भैया कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक है ना इसका, ठीक है। तो हमको अगर ये मालूम पड़ा तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भैया ठीक है, तू दारू पी सकता है रात को, बराबर। तो वो फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी का जानना जरूरी है। लेकिन और एक बात और मैं आपको बताता हूं, मैं जो बोल रहा हूं उस बात को पूरा डिटो वैसे फॉलो मत करना। KYS, नो योरसेल्फ, आप खुद को फॉलो करना, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना एक माइंडसेट होता है। मेरा विजन 10 साल का है। अगर मैं कोई शेयर 10 साल के लिए लेता हूं और अगर मैं लेने के बाद मैं रॉन्ग भी अगर हो जाऊंगा तो मैं उस शेयर्स को बेचूंगा नहीं, क्योंकि मेरा विजन 10 साल का है। मैं ऐसा सोच के कर रहा हूं कि आज ये डेटा बराबर नहीं है,
लेकिन अगर ये कंट्रोल मेडिकेशन के अंदर में है या कंट्रोल डाइट के अंदर में है, तो ये चीज़ हो सकता है 2 महीने बाद वापस हम टेस्ट कराएंगे या 6 महीने बाद वापस टेस्ट कराएंगे तो ये चीज़ ठीक हो सकती है। मैं वो सोचकर 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ और इस बोलकर वो रिस्क लेने के लिए मैं रेडी रहता हूँ। लेकिन जरूरी नहीं है, आपको पूरा अगर उस कंपनी का नॉलेज नहीं है, और नॉलेज से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिलीफ, आपका परसेप्शन बराबर होना, आपको कन्विक्शन आपका बराबर होना चाहिए। हाँ, मैं इस बारे में मेरा कन्विंस हूँ कि ये स्टोरी इंडिया में प्ले आउट होनी है। अगर मेरे को ऐसे लगता है कि स्टोरी प्ले आउट होनी है, उस समय अगर फाइनेंशियल हेल्थ उसका गड़बड़ है, लेकिन प्रोमोटर का इंटेंशन अगर सही है, तो मैं उस शेयर्स के अंदर में धंधा करता हूँ। तो मेरा तो ये चीज़ें ध्यान रखनी ऑफ कोर्स, लेकिन जो लेमैन है, जो नए इन्वेस्टर हैं और जो भी शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ बराबर होना चाहिए। ये बिगिनर्स के लिए एकदम जरूरी होना चाहिए। उसके बाद में आप फिर छक्के मार सकते हो, कहने का मतलब। सर, जब हेल्थ की बात आई है तो वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस कि नॉर्मली जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व है उनका थोड़ा पैल्पिटेशन तेज हो जाता है, थोड़ा सा बाजार ऊपर नीचे जाते ही। आप इतने साल से मार्केट में इन्वॉल्व हो, स्टिल यू आर मेंटेनिंग सच अ गुड हेल्थ, इसका राज क्या है? नहीं, हाउ टू रिड्यूस टेंशन डिस्पाइट बीइंग रिमेनिंग इन मार्केट? देखिए सर, ऐसा है कि मैं अभी पूरी ज़िंदगी हो गई मेरे को ये काम करते हुए, बराबर बात, पूरी लाइफ में एक ही जगह यही काम किया, तो ये तो गेम में समझ गया। तो मेरे दिमाग में एक ही बात रहता है कि जब मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ ना सर, उसके बाद में मैं ये सोचता हूँ कि ये पैसा मेरा नहीं है। इस कंपनी में जो मैं इन्वेस्ट किया वो पैसा मेरा नहीं है। मेरा 2 कोट है, योर इन्वेस्टमेंट बिलोंग्स टू द मार्केट, योर प्रॉफिट बिलोंग्स टू यू। योर डीमैट स्टेटमेंट बिलोंग्स टू द मार्केट, योर बैंक स्टेटमेंट बिलोंग्स टू यू। इसका मतलब ये है कि जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है, जैसे वो एक प्लांट में एक सीड बोने के जैसा है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है, लेकिन हर प्लांट का डिफरेंट आउटकम हो सकता है। इनपुट सेम हो सकता है लेकिन आउटपुट डिफरेंट हो सकता है। तो ये अपने हाथ में नहीं है, ये मार्केट के हाथ के अंदर में। तो गीता हमको ये सिखाती है, जो चीज़ आपके हाथ में है ही नहीं उसके बारे में चिंता करके करोगे क्या? तो इस बोलकर मैं रिलीजियसली इस बात को फॉलो करता हूँ कि वो मेरे हाथ में नहीं है। कल कुछ और डायनेमिक्स चेंज हो जाएगा, कल कुछ और मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। आज मैं सोच रहा हूँ वो चीज़ हो सकता है कल इररिलेवेंट हो जाए, उसकी कल कोई उसका मतलब ही नहीं। जैसे अब इन्फ्लेशन, आप बोलिए, कभी कभी आपने सुना नहीं होगा कि गोल्ड और प्रीशियस मेटल ऑल टाइम हाई और स्टॉक मार्केट भी ऑल टाइम, सारे मैट्रिक्स चेंज होते हैं दुनिया के अंदर में। तो मैं मेरे दिमाग को ये सोचता हूँ कि ये पैसा जो मैंने लगाया है, जब तक मैं वो शेयर बेचता नहीं हूँ, जब तक वो पैसा डीमैट स्टेटमेंट से मेरे बैंक स्टेटमेंट में नहीं आता, तब तक मैं उस पैसे को खर्चा भी नहीं करता हूँ। लोग सोचते रहते होंगे कि यहाँ पर मेरे पास ये है वो है, मेरे पास जो बैंक में रोकड़ा है ना भाई साहब, अभी जितना लेके आए हो ना मत्ते का मालिक को, बाकी मेरे डीमैट में कितना रुपया पड़ा उससे मेरे को मतलब नहीं। तो मैंने एक जगह ये भी बोला कि वो तो सिंपल एक ही बात है कि मेरे पास यही है कि वो आप अपना उसको मत समझिए उसको पैसे को, और ये रोज का धंधा, आपका रोज का एक काम है। इसके अंदर में आप अगर रोज उतार चढ़ाव आप करोगे तो फिर बाजार में जीत जाओगे तो ब्लड प्रेशर से मर जाओगे। तो पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी, इट इज नॉट टेंशन लेकर रात को सोने का। तो वो प्रैक्टिस से आएगा, वो प्रैक्टिस से आएगा, और आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आस्ते आस्ते प्रैक्टिस से आएगा। तो वही प्रैक्टिस से। नाउ पेशेंस का कितना बड़ा रोल है इन्वेस्टिंग मार्केट में? नहीं, पेशेंस पेशेंस दोनों तरफ से। जब मैं इन्वेस्ट करता हूं तो मेरे को कितना तक पेशेंस, मैं एक शेयर जब बढ़ना शुरू हुआ तो किस हद तक पेशेंस रखना चाहिए, और जब गिरना स्टार्ट हुआ तो कितना पेशेंस रखना चाहिए, निकल जाना चाहिए, या शेयर खरीदने से पहले कितना पेशेंस का रोल होता है? देखिए सर, एक बात समझ लीजिए, वो बचपन में पढ़ा था, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा ऋतु आए फल होए। ये सिंपल पूरे लाइफ का सिद्धांत है कि आपके सोचने से काम नहीं होने वाला है, आपका काम है करना। उसका रिटर्न कैसे क्या आएगा वो आपके हाथ में नहीं है। और ये शेयर बाजार में एक बात और समझ लीजिए सर, मेरा एक कोट है कि चेस द स्टोरी बिहाइंड द स्टॉक, नॉट मनी ऑन द टेबल। मनी विल मेक यू रिच बट स्टोरी विल मेक यू वेल्दी। सो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है सर। पैसा कमाने और वेल्थ कमाना, दोनों चीज़ के अंदर में डिफरेंस है। अगर आपको वेल्थ अगर आपको कमाना है तो पेशेंस यहाँ पर रखना पड़ेगा। जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि मेरा कोई शेयर 16,000 गुना अगर हुआ, तो 16,000 गुना हुआ तो उसको 16-17 साल मेरे को लगा। 16-17 साल के अंदर में
16-17 बार बड़े बड़े उसमें फॉल आए कि उसके ऊपर 2/3 पीक से 2/3 गिर गया वो। ठीक है, तो वो एक वजह से मैंने लिया 2004-5 में, तो समझिए मैंने 30-35 रुपये में लिया और वो समझिए 125 रुपया हो गया 2007 में। बाद में मैंने कुछ बेचा नहीं। लीमैन ब्रदर्स की क्राइसिस आई तो 125 रुपया वाला शेयर वापस 30 रुपये आ गया। तो मेरा 5 साल का मेहनत आप सोच लीजिए, 5 साल की जो मेरी प्रतीक्षा थी या 5 साल का जो मेरा एस्पिरेशन था, ड्रीम था, जो भी था वो पानी में आ गया, क्योंकि शेयर वापस 30 रुपये आ गया। मैंने फिर भी कुछ नहीं बेचा उस शेयर्स को। अब उसके बाद में वो शेयर्स फिर 2014-13 में फिर वहाँ से वापस 125-150 आया। फिर वो 2013 में फिर मंदी आई और तब तक वो 400-500 आ गया था। फिर वो मंदी आई, फिर वो 125 रुपये आ गया। मैंने वहाँ भी कुछ नहीं किया। उसके बाद में फिर वो 4200 रुपया हो गया, 4200 वाला 1200 हो गया, 1200 वाला कोविड में 6200 हो गया। कोविड के पहले उसके कोविड के बाद में 1800 रुपया आ गया। इन बिटवीन इसमें बोनस आ गई, फिर वो 8200 रुपया हो गया अभी लास्ट ईयर। और वो 1-to-1 बोनस के बाद में मैंने 16400 रुपया हुआ एक्चुअली, क्योंकि मेरे शेयर डबल हो गए तो वैल्यू आप बढ़ा देंगे, तो 16400 हो गया। तो ये पेशेंस अगर आप में नहीं होता, अगर होता तो आप क्या करते? वो 30 का 125 हो गया, 125 वाला 100 होता जो आपने पूछा कि कब बेचें, तो आपके मन में आता कि भाई बेच दो 125 वाला 100 रुपया हो गया, मेरे को तो निकल जाने का। आप बेच देते तो आप खुश हो जाते कि 100 वाला 30 हो गया, लेकिन 30 वाला फिर 16,000 रुपया हुआ। तो चेस द स्टोरी बिहाइंड द स्टॉक, नॉट मनी ऑन द टेबल। तो आप वो बड़ी स्टोरी मिस कर देते। तो ये आपको KYS में आता है। आपको पहले समझने का है किसी भी शेयर्स को लेने के पहले कि आपको इसमें जो अंडरलाइंग प्रोडक्ट है आपको कितने साल की स्टोरी लगती है। आपको 5 साल की लगती है या 20 साल की लगती है या 10 साल की लगती है। पहले आपको वो फिक्स करने का है। फिर उसके बाद में फिर वो सलमान खान बोलता ना, एक बार मैंने कमिटमेंट कर लिया तो मैं अपने भी नहीं सुनता, फिर आप अपनी भी बस सुनिए। सर, नए इन्वेस्टर्स जो भी आ रहे हैं, यहाँ तो ऑलरेडी सब है जो मार्केट में काफ़ी दिन से है, बट इसमें अभी भी कुछ लोग हैं जो अभी भी शेयर मार्केट में पैसे नहीं लगाए हैं। तो जो नए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, उनके लिए आपका क्या टिप रहेगा? जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है बट दे स्टिल वांट टू तो very good। इस तो आपके लिए भागीदार बनना चाहते हैं। तो मैं आपके लिए भागीदार बनूंगा, मैं आपके लिए ब्रोकर बन सकता हूं। मैं आपके लिए, आप मेरे जवाई हो। क्योंकि क्या है उसमें खाली ब्रोकरों का भला होने का। माने जो नए इन्वेस्टर हैं, आप एक बात मेरे को बताओ, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। कल अगर मैं आपको बोलूं कि सर ये प्लेन पड़ा, आपको ये प्लेन उड़ाना है, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप प्लेन उड़ा लेंगे क्या सर? नहीं उड़ाएंगे। उसके लिए आपको इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, और वो भी फ्लाइंग वाली इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। अगर BEd MAD कुछ अगर आपने किया या सॉफ्टवेयर इंजीनियर किया तो आप प्लेन उड़ा सकते हैं क्या? नहीं उड़ा सकते हैं। आप कैसे डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर सकते हो? आप बताइए। आप कार नहीं चला सकते हो। अगर आपने MBA कर लिया, हार्वर्ड से पढ़ के आ गए, MIT से इंजीनियरिंग आपने कर लिया, और मैं आपको बोलिए कार चलाओ, आप कार चलाएंगे क्या सर? नहीं चला सकते ना। आपको कार सीखनी पड़ेगी ना, आपको अनुभव करना पड़ेगा। तो सिंपल यही बात है। लोगों के मन में एक बड़ी भ्रांति है कि ये तो ऐसा काम है। शेयर बाजार को जब आते हैं लोग तो ये सोचते हैं काम तो मैं हल्के से कर लूँगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मेरा कोट है सर, कि मार्केट रिवॉर्ड्स यू एज पर योर परसेप्शन। इफ यू विल ट्रीट इट एज ए गैम्बलिंग देन इट विल प्रूव ए गैम्बल फॉर यू। गैम्बल और हाई रिस्क बिजनेस में फ़र्क क्या है? आपको स्टॉक मार्केट, जैसे मैंने बताया, इज द फास्टेस्ट वे टू क्रिएट मनी। इट इज़ द प्लेटफॉर्म टू मेक ईजिएस्ट मनी इन द हार्डेस्ट वे। इससे कड़ी तरीके से पैसा दुनिया में कमाने, इतना इजी पैसा है, और लेकिन इतना रास्ता इतना कठिन है। वो प्रोसेस जर्नी से आपको जाना पड़ेगा। उसमें आपकी डिग्री काम नहीं आएगी, आपका टेम्परामेंट काम आएगा उसके अंदर। तो नए आदमी जब आते हैं तो मेरे मन में ये लगता है कि ये ब्रोकर के लिए कोई बकरा आया है। आपके 5 यहाँ पर पार्टनर हैं। जब आप शेयर बाजार में घुसते हो, एक बटन दबाते हो, तो 4 या 5 आपके पार्टनर है। सबसे बड़ा पार्टनर ब्रोकर है, फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट देते हो, फिर सर्विस टैक्स देते हो, फिर STT देते हो, और फिर BP देते हो, डायबिटीज़ देते हो, टेंशन देते हो, हाइपरटेंशन देते हो। वो अलग है। ये तो डायरेक्ट कॉस्ट, आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट आप लोग बढ़ाते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट अलग है। तो कैसे कर सकते हैं? वो क्रिमिनल है साहब, वो क्राइम है वो करना। मेरे को ऐसे लगता है
कि वो क्राइम है, वो कमा नहीं सकते। सिंपल एक ही बात है। सर जैसे कि सेबी के इसमें रिपोर्ट में भी आया है कि 95% ऑफ द डेरिवेटिव ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी, स्टिल पीपल आर इंक्लाइंड टू डू डेरिवेटिव ट्रेडिंग। यहाँ पर भी जो मैक्सिमम बैठे हैं उनमें से कई हैं जो एक्टिवली डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हैं। तो क्या कितने हद तक सही है डेरिवेटिव ट्रेडिंग करना? सर मैंने In गाना comparison बनाया है इन लोगों के लिए, ठीक है ना। किसी को भी ना समझ में तू आए, किसी को भी ना, अभी भूल गया मैं, किसी को भी ना समझ में तू आए, ये तू चलता चलता क्यों गिर गिर जाए, ये 90% लोग क्यों पैसे गंवाएं, जब सोचा समझा खूब समझ में ये आए, ये 90% लोग बैठ नहीं पाए। तो यहाँ पर जो बैठ नहीं पाए माने जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट नहीं कर पाए, इसी बोलकर वो लोग यहाँ पर पैसे कमाते हैं 90%। मेरे को लगता है 99% लोग पैसे कमाते हैं, 90 नहीं, 99% लोग यहाँ पर पैसा कमाते हैं डेरिवेटिव के अंदर। विद द एडवेंट ऑफ दिस एल्गो ट्रेडिंग, क्या आपको लगता है कि इसमें पैसा कमाया जा सकता है? क्योंकि अभी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि वो किसी स्पेसिफिक सेगमेंट के थ्रू एल्गो ट्रेडिंग कर सके। तो एल्गो ट्रेडिंग का जहाँ तक सवाल है, देखिए एल्गो ट्रेडिंग करने वाले बड़े शातिर लोग हैं, बराबर है। आप उनसे कैसे सकोगे? आप एज एन इंडिविजुअल अगर आप इन्वेस्टर हो ट्रेडिंग के अंदर में, इंडिविजुअल ट्रेडर हो ट्रेडिंग के अंदर में, और कोई कंपनी एल्गो लेकर बैठी है, अब मशीन के साथ में कैसे आप झगड़ा करोगे? आप मेरे को बताइए। उसके पास में नॉलेज का भी पावर हो गया और उसके पास में फाइनेंशियल भी पावर है। आप तो 100-200 लॉट का काम करोगे, वो 10,000 लॉट का काम करने वाला है जो एल्गो लेकर बैठा है। आप उनके साथ में कैसे सकोगे? ये वो वाली बात होगी कि जैसे मैं हाथ से लड़ाई कर रहा हूँ और आप AK-47 लेकर बैठे हो, तो मैं आपके साथ में कैसे झगड़ा करूंगा मैं आपको? तो क्या वो मेजर रीज़न है डेरिवेटिव ट्रेडिंग में इंडिविजुअल्स का लॉसेस होने का? वो मेजर रीज़न हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसका उत्तर आपको मिलना मुश्किल है, लेकिन हो सकता है वन ऑफ द मेजर रीज़न हो कि हाँ वो जो एल्गो के सामने आप मशीन के साथ में आप सक नहीं पाओगे आप, या एक दो बार आप अगर सक भी लिए, समझिए कंसिस्टेंसी आपकी जीत उसके अंदर में कम हो जाएगी। आप सर अभी हम लोग कुछ बज़वर्ड सुन रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन एनर्जी, ग्लोबल वार्मिंग। सर लॉन्ग टर्म में इन सब का कैसे क्या इम्पैक्ट हो, मेजर करें? इज इट रेलिवेंट फॉर, शुड वी एज इन्वेस्टर्स थिंक अबाउट दीज बज़वर्ड्स और लेट द इंडस्ट्री लीडर्स वरी अबाउट इट? नहीं, ये चीज़ें तो सही होने वाली है। ये जो बज़वर्ड आते हैं, अगर आपको मालूम हो, इंडिया में ई कॉमर्स आया था 2000 साल के अंदर में, 2002-3 के अंदर में ई कॉमर्स आ गया था, लेकिन आने के बाद में 10 साल फेल हो गया वो। तो पहले बज़वर्ड आते हैं, पहले ऐसे ही होते हैं ये, फिर वो डिस्कार्ड हो जाते हैं। आपको मालूम है आज के दिन सबसे बड़ा बज़वर्ड पूरी दुनिया के अंदर में EV का, जो आप बात इलेक्ट्रिक व्हीकल का, 1920 में इलेक्ट्रिक व्हीकल आया था, 1920 में। मैंने ट्वीट भी किया था, फोटो भी मैंने डाली थी कि 1920 के अंदर में वर्ल्ड का फर्स्ट EV आया था। और उसके बाद में लेकिन उसमें प्रॉब्लम कुछ आ गई कि हाँ भाई ठीक है, वो चार्ज किधर करें, रोड भी बराबर नहीं थे, तो फिर वो फोर्ड आ गए और उन्होंने पेट्रोल पंप वगैरह 100 मीटर पे 500 मीटर में जो भी 1-2 किलोमीटर में पेट्रोल पंप खुल गए, तो इस बोलकर IC इंजन का वो आ गया। तो कोई भी ये चीज़ें जो आती है शुरू में आती है, फिर डिस्कार्ड हो जाती है, लेकिन अल्टीमेटली इनका फ्यूचर तो रहने वाला है। और जिस हिसाब की पूरी दुनिया इस मुद्दे पर एक है, चाहे वो आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात कीजिए या ग्रीन एनर्जी की बात कीजिए या हाइड्रोजन की बात कीजिए या सोलर की बात कीजिए, अल्टीमेटली फ्यूचर तो है ही। लेकिन जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि मार्केट क्या करता है, जब वो एक्साइटमेंट होता है ना, तो 2026, 27, 28, 30 का भी डिस्काउंटिंग आज कर देता है आपको। तो इन चीज़ों को समझना एक अलग मैट्रिक्स है, लेकिन उस चीज़ों का हम कमर्शियली कैसे फ़ायदा उठाएं, ये दूसरा साइंस है, ये रियल साइंस है, जो आपको CA को नहीं मालूम पड़ेगा कि आप CA हैं। नहीं, मेरा मतलब है, मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ कि आप CA बोलकर समझ जाओगे, ये जरूरी नहीं है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट है, ये कब होगा, इसकी टाइमिंग कब होगी, कब इसके अंदर में कमर्शलाइजेशन आएगा, कब इसमें इकोनॉमी ऑफ स्केल आएगा, कब इसमें प्रॉफिटेबिलिटी आएगी और कब इसके अंदर में बड़ा बूम आएगा, प्रॉफिट का बूम आएगा। ये टाइमिंग समझने के लिए हर समय आपको अपडेट रहना पड़ेगा, हर समय ये 24/7 बिजनेस है। तो मैं यही बोलता हूँ, यही मेरे को समझ में आता है कि जो आप बोलते हैं नए आदमी आ जाएंगे, आप ऐसा कर ही नहीं सकते हो कि आप कोई नौकरी कर रहे हो या कोई दूसरा काम कर रहे हो और आप आ जाकर टकाटक कंप्यूटर चला के कुछ ले लिया, कुछ बेच लिया, आपको पैसा नहीं बन सकता। ये 24/7 का बिजनेस है।
वो मेरे गाने में आपने चलाया ना, नॉलेज और पेशेंस का बिजनेस है ये, अनुभव से सीख और बेस्ट कर, तो वो ऐसा है। सही सर। सर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय एंड एंड देन सर, हमारा सीए इंस्टीट्यूट का मोटो है ही पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग। इंडिया विल बिकम अ $10 trillion इकोनॉमी, होपफुली गॉड विलिंग इट विल गो फर्दर। सर व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दैट व्हाट रोल वी शुड प्ले इन द ग्रोथ ऑफ द कंट्री सर? तो मेरे को अभी मेरे कविता याद आ गई, लेकिन मैं रजिस्टर नहीं कर पाता हूँ। तो आपने बोला ना ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाली, 5 ट्रिलियन जो भी है, तो मैंने वो फडणवीस जी को कविता सुनाई थी, तो उन्होंने मोदी जी को टैग करके मेरी कविता डाल दी। वो कविता ऐसा थी कि अमृतकाल के 25 साल में भारत की हुई एंट्री है, तेज गति से बढ़ने वाली ये नंबर 1 कंट्री है, खुशहाली समृद्धि के संग स्वाभिमान कॉम्प्लीमेंट्री है, 5 साल में टॉप 3 में होंगे, मोदी जी की गारंटी है। तो ये हो गया। और चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कर सकते हैं भाई? ऑफ कोर्स आपके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है अगर देखा जाए तो। क्या बताया आपने? 45,000। भाई साहब आप भी सीए लग रहा है जो ताली बजा। अभी सीए है यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब ऑफ कोर्स है, आपके बिना तो आप आधार है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो तो आधार है, अब बिना अकाउंटिंग से कुछ हो ही नहीं सकता है इसके अंदर में बस। और बाकी तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। एक बात जरूर ध्यान रखना चाहिए, जो आप लोग सब कर ही रहे होंगे, आप लोग सब करके एथिकल काम थोड़ा सा वो, क्योंकि किसी भी कंट्री में आप देखिए जो भी कंट्री प्रोग्रेस हुई है उस कंट्री के अंदर में अंडरलाइन सबसे, आपको मालूम है अभी चाइना में स्लो डाउन क्यों है? जो हम चाइना का स्लो डाउन बता रहे हैं उसके सबसे बड़ा सिंगल मोस्ट खाली ओनली रीजन चाइना का यह है कि जी जिनपिंग ने सोच लिया है कि मेरे को करप्शन हटाने का, मेरे को, दैट इज द रीजन चाइना इज स्लोइंग डाउन। देयर इज नो फंडामेंटल वीकनेस इन चाइना एंड चाइना विल कम बैक फास्टर देन व्हाट इज डन इन द पास्ट। ये भी आप देख लीजिएगा उन्होंने। तो खाली उन्होंने करप्शन उठाने का उसने सोच लिया कि वो जो भी, चाहे वो रियल एस्टेट की कंपनी $1 बिलियन की कितने कंपनी वो फेल हो रही थी, उसको फेल होने दो, उनको, मेरे को उसको बचाने का नहीं है। और ऑलरेडी डेट के अंदर में स्टेट लेवल में भी बहुत डेट है चाइना में और सेंट्रल लेवल में बहुत बड़ा डेट है। तो वो अपनी ऑलरेडी वेस्ट के अंदर में प्रॉब्लम इसीलिए है कि उन्होंने इतने नोट छापे, इन्होंने उन्होंने लैंडिंग दी है, इवन यूएस ने और यूरोप कंट्री ने। उससे चाइना सीख लिया कि मेरे को फर्दर इनको स्टिमुलस नहीं देने का, मेरे को अगर स्टिमुलस से कम, रियलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन आर्टिफिशियल स्टिमुलस। तो इस बोलकर करप्शन जो है वो अल्टीमेटली इंडिया में रैम्पेंट है, वो अपने जानते हैं, और वो कब कम होगा मालूम नहीं है। तो ये आप लोग अपना एथिक्स रखिए, यही कंट्रीब्यूट आप कर सकते हो मेरे ख्याल से समाज को या राष्ट्र को। सर अभी तक तो आपने जो भी बोला बहुत अच्छा बोला, मेरे ख्याल से दिस वर वर्ड्स ऑफ विजडम। सर आगे भी अच्छा ही बोलूंगा सर। सर बट वो उसके लिए मेरे को एक बार ऑडियंस के पास जाना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि अगर ऑडियंस से कोई भी क्वेश्चंस हो तो अब विजय जी से पूछ सकते हैं, ठीक है? तो अभी तक डैश पे आपने आंसर दिया, अब ऑडियंस का भी वर्ड्स ऑफ विजडम के थ्रू आंसर दीजिए। केडिया जी, मैं 1983 से शेयर बाजार से जुड़ा हुआ हूँ सिंस माई स्टूडेंट लाइफ। कई उतार चढ़ाव आए इस बीच में, जो मार्केट से भी गुरु मंत्र मिला, व्हेन एवरीवन इज बायर यू बिकम सेलर। और ये मेरा एक्सपीरियंस भी है कि जब ये पेनी स्टॉक चलने लग जाए, हर आदमी टिप देने लग जाए, तो ऐसा समझना चाहिए कि मार्केट अब टॉप पे आ गया, ये ब्रस्ट करने वाला है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए सर, ऐसा है जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले 2 बार बताया कि पुराने जितने भी मैट्रिक्स है ना सर, दुनिया बढ़ती जा रही है, हर चीज़ चेंज हो रही है, पुराने मैट्रिक्स भी चेंज हो रहे हैं। आप जो बात बोल रहे हैं एकदम बराबर बात है आपकी। वो 1930 के अंदर में कुछ ऐसा था, जो यूएस में जो डिप्रेशन आया उसमें कौन था मेरे को नाम भूल गया, रॉकफेलर था कि कोई भी था, वो जूता पॉलिश करा रहा था वो। तो जूता पॉलिश जिससे करा रहा था, तो पॉलिश वाले ने उसको पूछ लिया होगा कि आज मार्केट, ऐसा बोल दिया होगा मार्केट तेज होने वाला है, उसे जाकर सारे शेयर बेच दिए उसने। ये एक बहुत बड़ा हमारे मार्केट में उदाहरण दिया जाता है ये। फिर अपने यहाँ पर मार्केट के अंदर में समझिए, मैं तो आया जो भी है, तो अभी 90s में ऐसा आया कि जब आईपीओ के अंदर में बाढ़ आ जाए तो समझना मार्केट खत्म होने वाला है। आपने जो आपको ज़्यादा अनुभव है, जैसे आपने सही बताया कि हाँ भाई जब पेनी स्टॉक मिल जाए तो ज़्यादा अनुभव। आप देखिए सारी बातों को ये मार्केट डिफाई कर रहा है। अभी 6 महीने से 1 साल से यही हो रहा है। एसएमई जैसे मैंने बताया 16 करोड़ जो मांगा उसको 16,000 करोड़ रुपये लोगों ने दे दिया। एसएमई में भी फ्रॉड है मार्केट के अंदर में, आईपीओ में भी मैनिपुलेशन चल रहा है,
फ्रोथ है उसके अंदर में भी, और पेनी स्टॉक में भी फ्रोथ है। एक कंपनी ऐसी है सर, मैं नाम नहीं लेता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है यहाँ पे, वो कंपनी का भाव 6 रुपये का था, वो 14 रुपये का हो गया 8 महीना पहले। उसने एक नोटिस भेज दिया कि मैं टेस्ला यूएसए के साथ में बैटरी बनाऊंगा। तो मैं एक कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ जिसके अंदर में हम लोग इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर बनाते हैं हम लोग, तो बैटरी का काम करते हैं। तो मेरे लिए वो इंटरेस्टिंग था, तो मैं फाइंड आउट किया कि टेस्ला के साथ में एक छोटी सी कंपनी ऐसे कैसे टाई अप कर लेगी। तो जब थोड़ा सा डिग किया सर, तो मालूम पड़ा उसी आदमी ने यूएस में इंडियन कंपनी की सब्सिडरी का नाम टेस्ला रख रखा है। ये भी अपने आप में यूनिक बात है कि यूएस के अंदर में टेस्ला उसने पेटेंट कराया होगा, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड किया होगा, मालूम नहीं क्या होगा उसने, और टेस्ला नाम की अपनी कंपनी खोल रखी है और अपनी कंपनी के साथ में उसने टाई अप कर लिया और शेयर बाजार में नोटिस डाल दिया। 6 का शेयर 15 रुपया हो गया। तो मैंने खाली ट्वीट कर दिया कि भैया ये टेस्ला एलोन मस्क वाली टेस्ला नहीं है, ये तो इसी की खुद की कंपनी टेस्ला है। तो वो शेयर करते करते सर 9-10 रुपया आ गया, और 9-10 रुपये वाला शेयर भी 35 रुपया हो गया भाई साहब, क्योंकि लोगों ने मेरा ट्वीट नहीं पढ़ा, आज भी उसी का एलोन मस्क समझ रहे हैं, उसका वो पढ़ रहे हैं। तो ये है तेजी बाजार का पागलपन। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। ये जो उन्होंने पहले पूछा कि नए जो इन्वेस्टर आते हैं उनके पास में इतना सिंपल है सर, सारा ज्ञान फ्री है, सारा ज्ञान ब्रह्मांड का जितना भी ज्ञान होगा ना, आपको सब गूगल पे बैठिए, आपको सब आपको फ्री में मिलता है। लेकिन कोई उतना भी पढ़ना नहीं चाहता, उतना भी डिग नहीं करना चाहता। एक जरा सा आप मोबाइल लेंगे तो 10 आदमी को पूछेंगे मैं ये लूँ क्या, वो लूँ क्या, क्या फीचर्स है, क्या है, कितना बैटरी लाइफ है, कितना चार्जिंग है, ये वो शेयर्स लेने के लिए आप किसी को पूछते ही नहीं है सर, आप सिंपल ही जाके ले लेते। तो नाउ कमिंग टू योर पॉइंट, मेरे को लगता है सारे मैट्रिक्स चेंज हो रहे हैं। मेरे को भी ऐसे लगता था कि एसएमई का भी बूम हो गया, आईपीओ भी बूम आ गया, पेनी स्टॉक भी आ गया, ये 6 रुपये वाला शेयर वापस 35 रुपया हो गया, अब 35 वाला वापस 22-23 रुपये आ गया। तो मेरे को भी लगा कि ये मार्केट का अंत होने वाला है, लेकिन सर वो हो नहीं रहा है। आप उस बात को सिग्नल समझिए मार्केट का, आप वर्ल्ड वाइड एक सिग्नल समझिए, इंडिकेशन समझिए कि कंट्रियां रिसेशन में जा रही है और इनका स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई है। ये हमको कोई कहानी बताता है सर, ये हमको फ्यूचर के कोई हो सकता है मैं कल रॉन्ग हो जाऊं, ये मालूम नहीं है मेरे को। आज के दिन तो फॉर्मूला ये बता रहा है कि कंट्री रिसेशन में जा रही है और उसका स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई है। वो पूरा मैनिपुलेटेड नहीं है, वो मैनिपुलेटेड थोड़े टाइम के लिए आप कर सकते हो, लेकिन ये तो ट्रेंड चल ही रहा है, 1 साल से चल रहा है आपका। तो मेरा मतलब ये है कि मैंने अपने आप को ये समझाया कि मैं ये चीज़ नहीं सोचूंगा कि आईपीओ इतना आने 16 करोड़ का 16,000 करोड़ मिल जाए तो मैं मेरा शेयर बेच दूंगा, या पेनी स्टॉक बढ़ जाए मैं बेच दूंगा। मैं उन चीज़ों से परहेज करूंगा, मैं उन चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं ऐसी कंपनियों पर ध्यान नहीं दूंगा। मेरी कंपनी में अगर मैनिपुलेशन मेरे को नहीं लगता है, मेरी कंपनी में अगर इस तरह का फ्रॉड नहीं है, अगर उसमें इतना यूफोरिया नहीं है, तो मैं उसको लेकर बैठूंगा, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। ऐसा मैं अपने आप को समझाया। मेरे ख्याल से यही करना चाहिए आपको। आप अपना खुद का देखिए ना सर, कि भाई मैं जिस जगह बैठा हूं, मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं, उधर क्या भाव चल रहा है। अब मलाबार हिल का भाव देखकर, अलीपुर का भाव देखकर, सॉल्ट लेक में तो आप सर बेचकर यहाँ पर बलीपुर जा नहीं सकते हो आप उसको। तो जिधर फ्रोत है उधर होने दीजिए। बंबई के अंदर में ऐसे 2 लाख रुपये स्क्वायर फीट का भी दाम है, कल्याण में जाएंगे तो 6,000 रुपये स्क्वायर फीट का भी दाम है। अब दोनों को कैसे आप उसको जस्टिफाई करोगे? घर तो रहने का वही है सर आपको। तो आप अपना अपना देखिए, यात्रीगण अपने सामान की रक्षा खुद करें। We have Bajrang Lal Agarwal, he has some questions. सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। सर मैं आपका एयर कंडीशन हूँ सर। सर कमिंग टू द इलेक्शन पॉइंट, इलेक्शन आने वाला है और ये भी सबको पता है कि मोदी जी आएंगे, तो क्या ऐसा लगता है कि मार्केट इसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है और आफ्टर इलेक्शन शेयर मार्केट का क्या लगता है, किधर शेयर मार्केट जाएगा? थैंक यू। तो सर मैं कल जाऊंगा गणेश टाकीज, वहाँ पर वो तोता लेके बैठता है नीचे। नहीं सर आपका भास्ट एक्सपीरियंस से मैं ये समझना चाहता हूँ, ये तोते से नहीं समझना चाहता हूँ सर। नहीं मजाक कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ सर, ये कोई दुनिया में नहीं बता सकता। शेयर बाजार को कोई न नारी शक्ति समझ सकती है, न नर शक्ति समझ सकती है। इसको कोई नहीं समझ सकता है। पहला बात तो इसको मान के चलते हैं कि इसको कोई नहीं समझ सकता कि यहाँ पर क्या होने वाला है। वो बोला किसी को भी ना समझ में तो आए, जो मेरा गाना था, ते चलता चलता क्यों गिर गिर जाए।
तो ये जितने भी गाने मैंने लिखे हैं ना सर, लोगों को एंटरटेनमेंट लगते हैं, लेकिन मैंने मेरी ज़िंदगी का अनुभव उसमें डाले हैं। तो इसका उत्तर मेरे पास में नहीं है कि बाद में क्या होगा। तो लेकिन फिर भी हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, एक फॉर्मूला A² + B² + C = 0, हम एक फॉर्मूला लगा के करते हैं। तो मैं भी कोई ना कोई फॉर्मूला लगा के करता हूँ, ये सोच के करता हूँ कि मैं इसमें रॉन्ग हो सकता हूँ, ये समझ के चलता हूँ अपने। तो मैं जो फॉर्मूला ऐसे लगा रहा हूँ उसमें जो आपने भी वो बात समझी है, मार्केट हमेशा, जैसे मार्केट में एक कहावत है, भाई साहब जानते होंगे कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़। जब रूमर होती है ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा वो होगा, उस समय आप लो, जब वो चीज़ आ जाती है उस समय आप बेच दो, ऐसा भी होता है। लेकिन ये सब शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर के लिए हैं, लॉन्ग टर्म वालों के लिए सब कोई फॉर्मूले काम नहीं आते। मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरे मन में लगता है कि शायद हो सकता है मोदी जी आ जाए, ऐसा सोचता हूँ। पब्लिक फोरम पे तो बोलना भी पड़ेगा, तो NSG ED VD सब यहाँ पर बैठे हुए होंगे नहीं नहीं ठीक है, मेरे को भी ऐसा ही लगता है कि हम मोदी जाने वाले, लेकिन ये एक डिफरेंट मैटर है। हो सकता है ये प्राइस में हो, ऐसा भी हो सकता है। और अभी टाइम है, समझिए अप्रैल में इलेक्शन होएंगे, मई तक रिजल्ट आएगा, जो भी इनका टाइम होएगा। तो इस बोलकर अब मैं उसके कारण कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया हूँ कि मोदी जी आएंगे तो क्या होगा, 400 आएगा कि नहीं आएगा, 350 आएगा, मैं वो सब चीज़ों को ध्यान नहीं देता हूँ। नहीं आएंगे तो भी मेरे को शेयर बेचने का नहीं है, आएंगे तो मेरे को शेयर डबल नहीं करने का है। मैं मेरी स्थिति को जैसे है वैसे मैं लेकर बैठा हूँ, क्योंकि मेरा विज़न 10 साल का है। तो मेरे को 2024 मेरे लिए डेस्टिनेशन नहीं है, मेरे को फिर 2028 भी देखना है, फिर हर साल स्टेट में इलेक्शन होते हैं 3-3, हर साल इक्वेशन चेंज होते हैं। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ये सोचना नहीं चाहिए, इसका उत्तर आपको नहीं मिलने वाला है। एक ही चीज़ समझना चाहिए कि आपके शेयर्स में आपको लगता है मैनिपुलेशन हो रहा है, आपको शेयर्स में लगता है कि आपके हिसाब से उसकी वैल्यूएशन अनजस्टिफाइड है, अगर आपको ऐसे लगता है आप उसमें से निकल जाइए और निकल कर रिग्रेट कीजिए। मेरा एक कोट और है सर कि स्टॉक मार्केट इज ए प्लेस टू रिग्रेट। आप शेयर्स ले लीजिए और लेने के बाद में शेयर्स गिर गया, आपको रिग्रेट होगा कि मैंने लिया क्यों। आपने शेयर्स ले लिया, लेने के बाद शेयर्स बढ़ गया, आपको रिग्रेट होगा कि मैंने कम क्यों लिया। तो कोई ना कोई रिग्रेट आपकी ज़िंदगी में रहने का। इसी बोलकर मैंने सर हमेशा ये बोलता हूँ कि जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। Sir, we are buying shares because there is underlying business is there. That's why we are buying the shares. For shares, there is a underlying business is there. For shares, there is underlying business. इसको थोड़ा लगा कुल Hello. फ्लावर नहीं है माइक। Sir, for shares, there is underlying business is there. For cryptos, there is no underlying business. Still, Bitcoin is trading at $55 lakhs around. So, what's your view on cryptos? ऐसा है, Can we consider it as asset class? I don't know about it. People are considering. I will give you one example. Action speaks louder than words. First time in the history of cryptocurrency, I don't know how many billions has been invested by BlackRock. You know that? 2 months back, go and search the Google. 2 months back, government SEC, Stock Exchange Commission or whatever, which regulates this entire stock market and crypto and all, they have allowed ETF in cryptocurrency, which was never allowed. And after the sanction, some कितना $1 billion, 100 billion something has been BlackRock और 2 कंपनी को, एक BlackRock ने और एक दूसरी और कंपनी फिडेलिटी है कोस ने, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और क्रिप्टो का ETF निकाला। दिस मूव्स, ये जो भी इन्होंने किया, दिस टेल्स मी कि ये शायद हॉक्स नहीं है, शायद कि आप जो लोग कि ये बेकार है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं लगता। आई डोंट नो देयर व्हाट एलिमेंट ब्लॉकचेन है उसमें या कितना क्या है, वो सब मैं लैंग्वेज में समझता नहीं हूँ, तो आई डोंट नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स। बट लेकिन ETF अगर अलाउ किया है उन्होंने उसके अंदर में, तो दिस टेल्स मी कि ये बेकार नहीं है शायद। नाउ 1 बिटकॉइन इज इक्वल टू 1 kg ऑफ गोल्ड भाई। या हेलो सर, आप जैसे लिखने के शौकीन हैं सर, मैंने भी आपके लिए कुछ लिखा है। हाँ, तब मुझसे कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है,
कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर बीमार कंपनी में भी तेजी की चाल सिर्फ विजय सर समझते हैं। डूब कर सुनते हैं जिनके गाने शेर बाजार के, कभी किससे सुनाने वाला हकीकत में सामने मिल बैठेगा। वो भी जमी पर होगा, हम भी जमी पर होंगे, मगर मेरे ख्वाब सातवें आसमान पर होंगे। मिल सके आपसे ये ख्वाब था, मिल लिए अब ये ख्वाब ना रहा। भरोसा है मुझे अपनी तकदीर पर, सच होंगे मेरे सारे सपने हकीकत पर। थैंक यू। आपने अभी जैसे कहा सर आजू बाजू आंख कान सब खुला रखना चाहिए, तो सर ये जो लाल रंग का आज टी शर्ट है ये क्या इंडिकेट करता है? ये बताता है कि लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। Sir, your view in sugar industry for the future? सर कम खाओ, गम खाओ, चीनी भी कम खाओ, घी भी कम खाओ। सर इक्विटी के लिए, खाने के लिए। तो मजाक की बात है। शुगर का इंडस्ट्री में एक सी चेंज हो रहा है शुगर के अंदर में। शुगर को आप ये समझिए एथेनॉल के हिसाब से जो हो गया, अभी जो भी शुगर की कंपनियां हैं वो एथेनॉल के अंदर में जा रही है, और एथेनॉल का भी ब्लेंडिंग का जो 10 या 15% था अभी 20% होने की बात हो रही है। मैंने पढ़ा ब्राज़ील में 100% एथेनॉल पे गाड़ी चल रही है, कुछ उन्होंने कुछ ऐसा किया है। सूनर लेटर इंडिया में भी यही होने वाला है। जो भी किसी कंट्री के अंदर में हो गया, जो फॉरेन एक्सचेंज सेव करेगा, क्योंकि हमारा $125 बिलियन का हमारा फॉरेन एक्सचेंज लगता है क्रूड इंपोर्ट करने के अंदर में। इसी बल का गवर्नमेंट पीछे पड़ी है कि हाइड्रोजन बनाओ, इलेक्ट्रिक बनाओ, ये करो और वो करो, तो वो एथेनॉल भी उसका एक जवाब हो सकता है। तो हो सकता है आगे पीछे लंबा जाकर ये भी बढ़िया करे। अभी बलरामपुर चीनी ने कोई केमिकल बनाया कोई शुगर से, आप गूगल करना, 10 दिन पहले उसने अनाउंस किया, तो वो भी कुछ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट है, कुछ है। तो इसका ये शुगर के दायरे से ये निकल जाएंगे तो फिर इनके अंदर में ज़रूर इनका प्रोग्रेस होना चाहिए इनके अंदर में, लेकिन सिक्लिकल है ये, वो समझना चाहिए। हेलो सर, मेरा सर 2 क्वेश्चन है फ़िलहाल। जैसे कि आपने बोला कि ये अनुभव का गेम है, इसमें आपको टाइम लगेगा, इसमें आपको पेशेंस भी चाहिए। तो सर मेरा 2 क्वेश्चन है। पहला कि ये जो पेशेंस और टाइम का गेम है, उसके साथ हम ये लॉन्ग टर्म गेम है, उसके साथ हम शॉर्ट टर्म अपनी वायबिलिटी जो है, जो हमारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या जैसे हमें रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं, उसके लिए हमें साथ साथ में क्या कदम लेते रहने चाहिए, ताकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, जो वेल्थ है, वो भी क्रिएट होते रहे, और साथ ही साथ हमारा जो प्रेजेंट डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो सब भी हम लोग आसानी से करते रहे। सर मैंने जो अनुभव, हाँ सॉरी, पहले इसका जवाब देता हूँ फिर मैं भूल जाऊँगा। तो मेरे को जो समझ में आया है शेयर बाज़ार का जो हिस्ट्री जो मैं समझाऊँ यहाँ पे, जो भी मैट्रिक्स यहाँ पे समझाऊँ, वो ये समझाऊँ कि जैसे मैंने इसके पहले आपको बताया कि पैसा कमाना डिफरेंट बात है, वेल्थ क्रिएट करना डिफरेंट बात है। अगर आपको वेल्थ अगर क्रिएट करनी है तो एक चीज़ जो मैंने देखी है यहाँ पे, आपको एक नो ग्रेविटी जोन में आना पड़ेगा। ठीक है, नो ग्रेविटी जोन आप समझते होंगे, व्हाट इज़ नो ग्रेविटी जोन, जहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है तो आप कहीं भी जा सकते हो मिनटों के अंदर में। तो ये जो आपने बताया, जो आपके डेली के खर्चे हैं या आपके जो आपके ऑब्लिगेशंस हैं, चाहे वो फैमिली ऑब्लिगेशंस हो या पर्सनल ऑब्लिगेशंस हो या जो भी हो, ये आपको हमेशा पुल करते हैं, नीचे खींचते हैं। इसके लिए आपको शेयर बेचना पड़ता है। सपोज किसी के घर में शादी होगी, किसी के घर में कोई फंक्शन होगा, या कोई पढ़ाई का होगा, बच्चों की पढ़ाई का होगा, कुछ ना कुछ होगा, घर लेना होगा, तो आप करना पड़ता है। उस चक्कर में आप अपने लॉन्ग टर्म के शेयर्स आप बेच देते हो, और बाद में फिर आपको मालूम पड़ता है कि हाँ भाई वो तो लॉन्ग टर्म का शेयर्स था, शेयर्स भी अच्छा था, तो आपको जितना उसमें समझो घर ले लिया, और घर में का जितना घर का एप्रिसिएशन एक लिमिटेड होता है यहाँ पे, तो आपको वो मैट्रिक्स पूरे चेंज होता है आपके। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है नो ग्रेविटी जोन में आना। तो नो ग्रेविटी जोन वो होती है जहाँ पर आप शेयर बाजार के पैसे पे, इन्वेस्टमेंट पे अपनी रियल लाइफ में डिपेंडेंट नहीं है आप, कि मैं ये बेचूंगा तो मैं ये काम करूंगा, ऐसा अगर नहीं, अगर पॉसिबल है तो आप उस पर डिपेंडेंट नहीं हो, तब आप यहाँ पे वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो ये ग्रेविटी आपको खींचती रहेगी। अब ये कैसे हो सकता है, नो ग्रेविटी जोन कैसे क्रिएट कर सकते हो? थ्रू अदर सोर्स ऑफ इनकम। आपका एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। अगर आप समझिए कि नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपके लिए एडवांटेज है, या कोई बिजनेस है तो आपके लिए एडवांटेज है, या कोई कंसल्टेंसी है कोई तो एडवांटेज है। कुछ ना कुछ तरह का एक पैरेलल इनकम हो जिसके कारण आपको शेयर बेचना नहीं पड़े, या फिर आपको तब करना पड़ेगा आपके खर्चे इतने कम हो। देखिए एक
एक कोट है सर, आइदर यू कैन हैव ए लेविश यंग एज और यू कैन हैव ए लेविश ओल्ड एज। वो आपको डिसाइड करना है कि आज आप लेविश जीते हो, जो आज का ट्रेंड चलता है यूथ का आज के दिन, तो वो आपको डिसाइड करना है। और पैसे की ज़्यादा ज़रूरत ओल्ड एज में ज़्यादा पड़ती है यंग एज की बजाय। तो वो अगर आपके दिमाग में है तो अपने खर्चे कम करोगे, जो आपकी ग्रेविटी है आप उसी के अंदर में अपनी जो भी चीज़ें हैं उसको आप मीट करोगे, ताकि मैं उसमें लंबा सेल सकूं। तो पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम इज़ द आंसर टू दिस। और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे भी जब हम कुछ शेयर्स के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं तो मेरे दिमाग में अक्सर दो क्वेश्चंस हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में होता है कि क्या मैं कितने डेप्थ में जाऊँ एक किसी चीज़ के रिसर्च में, या मैं अपना हॉराइजन बढ़ाऊँ सेक्टर वाइज, स्टॉक वाइज, एरिया वाइज। तो हाउ शुड आई एक्चुअली डू प्रोग्रेस विद माई रिसर्च? मैं कहाँ पे स्टॉप बोलूँ कि ठीक है अब मेरे को एक डिसीजन लेना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। मैं पढ़ता हूँ हर सेक्टर के बारे में, पढ़ता हूँ मोटा मोटी हर अच्छी कंपनी के बारे में या सेक्टर के बारे में, लेकिन सब में काम नहीं करता हूँ। काम मैं एक ही कंपनी में करता हूँ और एक सेक्टर में काम करता हूँ फॉर एग्जांपल एक बार, लेकिन मैं पढ़ाई सब सेक्टर की करता हूँ, ताकि मेरे दिमाग के अंदर में कभी कोई डॉट अगर कनेक्ट करना अगर हुआ, और मेरा माइंड एजाइल भी रहना चाहिए। खाली एक कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया और जैसे मैंने बताया मैं 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर लिया, तो बाकी मेरे लिए करने के लिए क्या है, तो मेरा दिमाग भी ख़त्म हो जाएगा। तो मैं तो हर सेक्टर पर नज़र रखता हूँ, हर सेक्टर के बारे में अपडेट रखता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जिसके बारे में अपडेट किया मैंने उस पर काम करूँ, ये ज़रूरी नहीं है। काम करना अलग चीज़ है, उसके बारे में नॉलेज रखना अलग चीज़ है। वो दिमाग का फूड फॉर थॉट है और वो मेरा कमर्शियल ट्रांजैक्शन है वो मेरा। सर यू वर टॉकिंग अबाउट कि जो मार्केट का जिस तरह से इकोनॉमिक पैरामीटर्स जैसे थे और अभी मार्केट जैसे मूव कर रहा है वो कोई स्टोरी बता रही है। सो आपके हिसाब से क्या, वन ऑफ द थिंग्स दैट वी ऑब्जर्व्ड इज कि मार्केट एक कांस्टेंट नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है सिंस कोविड, बिकॉज अ लॉट ऑफ रिटेल पार्टिसिपेशन हैज हैपेंड एंड इवन इफ द इकोनॉमिक सिचुएशन इज नॉट गुड, मार्केट पॉजिटिव ही जा रहा है। सो इज इट ऑल्सो बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर ओनली ट्रैवलिंग ऑन द फुटबोर्ड इन योर एग्जाम्पल, या do you see a lot of long-term investors are still there in the market? That's first question. एक और छोटा सा है, but if you can share. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मस्ट बी देयर, दे आर देयर इन द मार्केट, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो ऑलरेडी मार्केट के अंदर में है। मेरे को ऐसे लग रहा है कि अभी ये जो नए लोग, जो जितने भी नए लोग आते हैं ना, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इतनी जल्दी बनते नहीं हैं ये लोग, ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि उनको पैसे कमाने की थोड़ी सी हड़बड़ी रहती है। तो मार्केट में दोनों तरह के अभी आपको इन्वेस्टर आपको मिलेंगे, लॉन्ग टर्म भी मिलेगा आपको और ये फुटबोर्ड वाले भी मिलेंगे आपको, दोनों तरह के। और मार्केट का हमेशा कॉम्बिनेशन रहता है, वो बीच में रेशियो कभी बढ़ते रहता है, कभी ये ज़्यादा है कभी वो कमती है, वो एडजस्ट फिर होते रहते हैं वो लोग। एंड सर फॉर अ लॉट ऑफ अस मे बी वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि आपका टोटल पोर्टफोलियो में कितने कंपनीज है, हाउ मेनी कंपनीज डू यू नॉर्मली होल्ड इन योर पोर्टफोलियो? मेरे पोर्टफोलियो में मोटा मोटी 30 कंपनी होगी, 30 कंपनीज होगी। उनमें जो मेजर कंपनी है वो 15 हैं, और 15 वो छोटी छोटी कंपनियां हैं जिनको मैं कभी कभी जब मेरे को कोई बड़ी आइडिया रहती है तो उनको मैं फिर वो उनको बेच के मैं कोई बड़ी आइडिया में लगा देता हूँ, तो ये चलता है। नमस्ते सर। This last question. मैं आपको सुनता हूँ, हमेशा सुनता हूँ, जब आपका इंटरव्यू आता है उस वक्त मैं उस इंटरव्यू को देखता हूँ। थैंक यू। लेकिन सर हमको जहाँ तक आपको सुन के समझ में आया है, आप सबसे पहले सेक्टर देखते हैं, कहाँ पे लंबा चलेगा सेक्टर, कहाँ टर्न अराउंड हो गया। उसके बाद आप कंपनी देखते हैं, कंपनी देखने के बाद आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ये स्टार्ट होने वाला है और ये ट्रेंड छूटने वाला है। तो उस वक्त कंपनी मुनाफा में नहीं रहता, जैसे कोई सेक्टर टेलीकॉम का स्टोरी है, मुनाफा में नहीं है, आज भी मुनाफा में नहीं है। सब तरफ से सपोर्ट आ रहा है उस कंपनी को और हम भी इन्वेस्ट है वो कंपनी में, लेकिन वो मुनाफा में नहीं आ रहा। हम खोज रहे हैं कि वो मुनाफा में क्यों नहीं आ रहा, उसका क्या कारण है। मैनेजमेंट कुछ गड़बड़ कर रहा है, इन लोग खर्च ज़्यादा दिखा दे रहे हैं, आगे पीछे करके समझ में नहीं आ रहा उस ट्रेन से उतर जाए, या मेरा ध्यान तो 10 साल के लिए तेज है, क्योंकि इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट चालू है, सारे जो 2-3 कंपनी हैं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कंटिन्यू, लेकिन फिर भी सरकार का सपोर्ट है, फिर भी ये कंपनी मुनाफा में नहीं आ रहा। तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हमको करना चाहिए, कहाँ से डाटा निकालना चाहिए और क्या एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हम बैठा है 10 साल के लिए। तो आपने जिस कंपनी का नाम बताया वो मैं समझ गया, तो थैंक यू सर। आप मेरी टांग खींच रहे हो, ये भी मैं समझ में आ गया मेरे को। नहीं सर, समझना चाहते हैं सिर्फ, मजाक कर रहा हूँ। नहीं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू,
अब उस कंपनी का जो प्रमोटर है उसकी इंडिया में रैंकिंग कौन से नंबर की है? 1 नंबर की सर। तो पहला बात आपका जवाब ही है, वो जो प्रमोटर है उस प्रमोटर के लिए, उसकी ग्रुप कंपनी के लिए इस कंपनी का मार्केट कैप कितना परसेंट होगा? 0. कुछ %। आपका एकदम क्वेश्चन, आपका जवाब एकदम बराबर है। तो आपको लगता है कि कोई 0.2% या 0.5% के लिए 99.5, 99.555 जो भी है वो फ्रॉड करेगा एक 0.05 के लिए? आपको ऐसे लगता है? नहीं सर, हमको नहीं लगता। नहीं करेगा। तो पहला बात तो आपका जवाब आ गया कि वो फ्रॉड नहीं है उसमें। अब समझ में ये आया कि हमको करने का क्या है इसके लिए। शायद आपने उसका कौन कॉल नहीं सुना। कौन कॉल सुना? सुना सर। तो कब का सुना? लास्ट सुना? हाँ, उन्होंने कहा है कि हम लोग जो अभी जो ऑर्डर सप्लाई कर रहे हैं वो थोड़ा एक्सपेंसिव, महंगा है, इसके बाद वाला जो आएगा वो सस्ता हो जाएगा तो हम लोग को मुनाफा में हम लोग आ जाएंगे। लेकिन फिर भी ये चीज़ जो सर 5-6 क्वार्टर से चल रहा है, रेगुलरली चल रहा है, अगर उस मैनेजमेंट का कंपनी नहीं होता तो शायद हम लोग छोटा इन्वेस्टर को भरोसा नहीं होता, भरोसा टूट जाता। या फिर आप अगर उस पर इंटरेस्टेड नहीं रहते, अगर थोड़ा आपका होल्डिंग भी थोड़ा ऊपर नीचे आ रहा है तो उसमें हम लोग उसमें हम लोग का कन्विक्शन जो है 10 साल के लिए तेज है, तो हम लोग को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, गड़बड़ा जाते। तो यही चीज़ आपसे पूछना चाहिए। ऐसा है दोस्त, शादी करना तेरे हाथ में है, बच्चा होना भगवान के हाथ में है। जी सर। तो टाइम नहीं, मैं आपके बात का जवाब देता हूँ। बराबर है ये बात तो? यस सर, यस सर। मैं भी इसी आशा में बैठा हूँ कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। और अभी तक मैं भी इस चक्कर में रह रहा हूँ। तो लेकिन क्या है, आशा पे दुनिया कायम है। बराबर बात है। तो मेरे को भी ऐसे लग रहा है कि अगर टाटा की कंपनी है और इसके लिए 16,000 करोड़ का मार्केट कैप कुछ भी नहीं है भाई, तो वो उसमें काम रॉन्ग तो नहीं हो सकते हैं। यही पेशेंस का बात है ना। अच्छाई जब अच्छा हो रहा है उसमें आपको पेशेंस की, आपकी अग्नि परीक्षा हो रही है क्या? आपकी अग्नि परीक्षा कब होती है? आपकी अग्नि परीक्षा तब होती है जब आप सोच रहे हो कि ये बढ़िया होगा और वो नहीं हो रहा है बढ़िया, तब पेशेंस की परीक्षा हो रही है ना। यस। अच्छा चल रहे हैं, बोले मेरे में पेशेंस था, तेरे में क्या पेशेंस था भाई, वो तो चल ही रहा था बढ़िया। ऐसे जब माहौल आते हैं तब पेशेंस की कीमत होती है। तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि आगे पीछे बढ़िया होना चाहिए। अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर शायद वो ठीक ठाक होना चाहिए, इसीलिए शेयर्स भी 30% रिएक्ट कर गया ऊपर से। तो ऐसा नहीं है मार्केट ने उसको पनिश नहीं किया, मार्केट ने उसको पनिश किया। लेकिन स्टोरी अभी बाकी है सर, पिक्चर अभी बाकी है। Thank you very much. So we had a very wonderful session. Before ending the session, मैं लास्ट गुजारिश करूँगा विजय जी से कि कुछ ऐसा बोल के जाएं, कुछ ऐसा टिप इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक और सेक्टर, कुछ ऐसा दे के जाए कि आज जितनी ऑडियंस बैठी है कम से कम ये अगले 5 साल तक याद रखे कि विजय सर ने हमारे लिए वेल्थ बना के दिया। इस रिकॉर्डिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूँ। नहीं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, मैं आपको क्या बोला कि आपके निकासी के द्वार आपके आजू बाजू में हो सकते हैं, ठीक है ना। वो रीता सिंह ने समझा दिया, एरोस्टेज का नाम था, अभी नाम ही देख के आए जब आया तो मैं कलकत्ते से। एरोस्टेज आपको समझा दी कि 2 द्वार पीछे, 2 द्वार आगे, 2 पीछे आजू बाजू में। वो बीच बीच में मजाक करता हूँ, उस पर जाना नहीं आता। तो अभी क्या हो रहा है इंडिया के अंदर में, आप ये चीज़ देखिए। जैसे हम थोड़ी देर पहले बात किए कि रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पावर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एक नया बज़वर्ड चल रहा है अभी हाइड्रोजन, राइट। मेरे को ऐसे लग रहा है कि सोलर के अंदर में हम चाइना से बहुत पीछे हो गए। चाइना 20 साल 30 साल पहले सोचता है चाइना। इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम चाइना से बहुत पीछे हैं। आप लोग को मालूम होगा कि BYD का वैल्यूएशन टेस्ला से ज़्यादा है, ठीक है। आज लिथियम आयन की जो माइनिंग है वो पूरी दुनिया में चाइना 10-15 सालों से कैप्चर कर रहा है। सोलर का सेल का सबसे बड़ा लीडर कौन है? तो चाइना है। लिथियम आयन इंडिया में जो भी बैटरी बना रहे हैं वो सेल इंपोर्ट करते कहाँ से? तो चाइना है, या कोरिया समझिए, थोड़ा बहुत होगा, चाइना है। तो चाइना 20-30 साल पहले सोचता है। तो हम इन सब चीज़ों में चाइना से बहुत पीछे हैं। हाइड्रोजन एक ऐसा नया बज़वर्ड चालू हुआ है जिसके अंदर में ऐसे लग रहा है कि शायद इंडिया, लेकिन उसमें भी कई चीज़ें जो हमको चाइना से इंपोर्ट करनी पड़ती है उसके अंदर में भी। लेकिन उसमें ऐसे लग रहा है कि शायद इस गवर्नमेंट को समझ में आया कि हमको थोड़ा हाइड्रोजन में जल्दी जल्दी काम करने का है। तो वो
हाइड्रोजन एक ऐसा सेक्टर है जो नया सनराइज सेक्टर है, और मेरे को पर्सनली ऐसे लगता है कि जितने भी OMCs हैं, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, IOC, BPCL, HPCL और भी कई कंपनी आएंगी। OIL ऑलरेडी इस पे काम शुरू कर चुकी है। सब कंपनियों ने काम चालू कर दिया ऑलरेडी। ये जितनी भी कंपनियां हैं, ऑयल इंडिया ने भी चालू किया, कईयों ने चालू किया है, अंबानी अदानी तो है ही है इसके अंदर में। तो मेरे को लगता है कि आने वाले 4-5 सालों के अंदर में ये जो OMCs जो है, अब ये चूंकि अभी तो कैप्टिव कर रहे हैं, जो भी हाइड्रोजन बनाएंगे, ग्रीन हाइड्रोजन जो भी बनाएंगे वो कैप्टिव यूज़ करेंगे, तो इनका कॉस्ट भी कम आएगा, इंपोर्ट बिल भी इंडिया कम होएगा। तो ये मेरे को एक सनराइज सेक्टर लगता है OMCs का जो सेक्टर, क्योंकि आगे पीछे इनकी डिपेंडेंस जो है, क्योंकि इनमें रिन्यूएबल एनर्जी भी है, इनमें सोलर भी है इनके अंदर में, या चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बैठा रहे हैं, हाइड्रोजन के अंदर में भी जा रहे हैं, और स्टॉक भी सस्ता है। तो मेरे को OMCs ऐसे लगता है कि ये इसके अंदर में बड़ा सनराइज सेक्टर है। चलिए, थैंक यू सर। एट लास्ट आपने कुछ फूड फॉर थॉट दिया सभी के लिए। विद दिस आई नाउ रिक्वेस्ट Senior Vice President of VIP Association, Mr. Rahul Rungta, to give a formal vote of thanks and take the proceedings further. Good evening, everyone. Thank you, Raj Bhaiya. Thank you, Vijay sir, for taking time out from your busy schedule and sharing, sharing your thoughts during this wonderful event, sir. It is wonderful listening to you. आपने सर हमारे इवेंट में, अगर ज़्यादा ना कहूँ तो आपने 4 चांद लगा दी हमारे इवेंट पे। आई एम श्योर एवरीवन हु इज़ हियर हैज़ हैड अ वंडरफुल टाइम, एंड बैगन का भरता जो एंजॉय करते हैं उन्होंने भी आज बहुत एंजॉय किया सर। थैंक यू वेरी मच सर। सर, मे आई रिक्वेस्ट द पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर एसोसिएशन, CA Bajrang Lal Agarwal, to please come forward and offer a memento to sir as a token of appreciation from our association. May I request the house to please put their hands together. Sir, may I request you to please stay seated on the dais, sir. Sir, we have a lottery as well. लक के आपने सर बात कही, so अब हमारे टाइम है लक को आजमाने की. So before we start the lottery, I will request Amit Bhaiya to do that. But before we start that, I have got couple of people to thank. As we come to the conclusion of this remarkable event, it is my great privilege to extend heartfelt gratitude to the following people. First and foremost, all the participants who have been here with us throughout the day. So a huge round of applause for yourself as well. Thank you for turning out in large numbers and supporting us. We would also like to support the sponsors of the event: Platinum sponsors, Manilam and All Sense; Diamond sponsors, Sizer and Cosmo Bazaar; Gold sponsors, Shriram Multicom, Bhandari Automobiles, Novama Wealth; Silver sponsors, Saburi Plywood, Union Bank, Hotel Urban Cliff, Rajbir Constructions, Balmukund Diamond, TMT Bar, Jay, Atlantis Marbles and Pattern. And also to our souvenir sponsors and all the other sponsors. Thank you very much. I would also like the house to put your hands together for the event managers who have been coordinating this event. Wonderful. All the event managers and volunteers. Thank you for the venue, the Royal Bengal Room, for serving us well and for treating us with a lovely lunch. Thank you. And to all the members of the executive committee of WIPCA and to all the members of the conference committee of the 16th annual conference. Thank you again for your hard work and effort. May I now request C. Amit Agarwal ji to please draw the lottery. And prize is a surprise. Manish Raj, membership number 064936. Manish Raj. Wonderful, please. By the way, we have got 3 lottery prizes. उम्मीद रखना चाहिए ना सर.
May I request the past president of the association, CA Kamal Bajoria ji, to please come forward and offer a memento to the godfather of the event, the chairman of the event, CA Dilip Kumar Agarwal ji. Godfather, yes sir. Aaiye sir, please. May I request the house to please put their hands together for the chairman of the event. With this, the second lottery winner, Vasant Parekh. Arey sir. आइए सर. Sir, I told you that they're meeting with him. I'm same person. Okay, he's active on the Facebook. I said we meet at the Vipka. Okay. Thank you, sir. May I request the house to put your hands together for the man behind the event, President of the Association, CA Vivek Bankaji. Please come forward. He has been single-handedly working on this for the last 3 months. May I request our past President, CA Rajesh Jalanji, to please come forward and offer a memento to him on behalf of us, the committee members. Deepak sir, please if you can also join in, your close friend. आओ ना अनिल भैया. And now the last lottery winner. किसको किसको अभी तक उम्मीद है कि हम जीत सकते हैं? उम्मीद है क्या? ये नाम है, अभी मैं अभी भी चेंज कर सकता हूं. The final winner is सिद्धांत जाजोटिया. सिद्धांत है कि नहीं? Oh my God. अच्छा, सिद्धांत ड्यूटी पे तो ठीक है, उसके चाचा को दे दीजिए ऑन बिहाफ. आप आइए भैया, आप ले लो ऑन बिहाफ. चाचा जी ले लो. Thank you once again everyone, and we look forward to welcoming you to the future events of Vipka. Thank you once again. May I request all the committee members to please come forward for the group photo. All the committee members and the conference members, please come forward and for the photo. देखो तुम्हारी नैया, आंखों को खोलो भैया, थोड़ा तो